ऑलराइट, सो हमने बात करी थी MS प्रोजेक्ट की। तो दिस इज़ द इंटरफेस। जैसे ही हम एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं हमें ये इंटरफेस खुल के आता है। लेफ्ट साइड में हमारे रीसेंट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन होता है, प्लस अगर हमें कोई ब्राउज करके प्रोजेक्ट हमारे पास डाउनलोडेड है एंड हमें वो ओपन करना है तो उसका ऑप्शन भी हमें यहाँ ओपन अदर प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में लिस्ट होके आता है। अगर फ्रेश स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से ब्लैंक प्रोजेक्ट का टेम्पलेट पिक कर सकते हैं। उसके अलावा लेटर ऑन कोर्स में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें कोई टेम्पलेट सेव करना हो तो वो कैसे करेंगे। वंस दैट टेम्पलेट इट सेव, हम उस टेम्पलेट को भी रीयूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमें बार बार सेम चीज़ें वापस से ना करनी पड़े। ठीक है, तो अगर लेट्स से आई वांट टू ओपन वन ऑफ द प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट्स में जाके हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो जिस भी लोकेशन पे आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे यू कैन जस्ट नेविगेट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन और आप उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू ओपन दिस इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट प्रोसेस। अब ये जब प्रोजेक्ट ओपन होता है तो ओपन होने के बाद आपको ये इंटरफेस मल्टीपल विंडोज़ के फॉर्म में दिखता है। सबसे ऊपर जो आपके आते हैं दिस इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ आपके वो टूल्स हैं जो हम जल्दी जल्दी यूज़ करने के लिए, जैसे अंडू रीडू करना है, सेव करना है, इसमें हम और कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल कि और कमांड्स ऐड कैसे करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे फाइल है, टास्क है, रिसोर्सेज हैं, रिपोर्ट्स हैं। हर एक मेन्यू का ऑप्शन जो हमारे पास है इट विल कंटेन सम एक्सटेंडेड कमांड्स। जैसे अगर हम टास्क बार की बात करते हैं, हम टास्क पे जाते हैं, टास्क में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये हमारे कमांड ग्रुप्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास व्यू में क्या क्या ऑप्शंस हमें दिखाने हैं या अभी दिख रहे हैं, तो वी कैन सी व्यू में हमें गैंट चार्ट व्यू दिख रहा है। अगर आप इस गैंट चार्ट व्यू को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक बिल्ट इन व्यूज़ के और एक कस्टम व्यू के। ठीक है, तो अभी हमने बिल्ट इन व्यूज़ क्या है, जो ऑलरेडी MSP में डिफाइंड व्यूज़ हैं वो यहाँ से दिखते हैं। अभी गैंट चार्ट सेलेक्टेड है तो हमें गैंट चार्ट दिख रहा है। अगर हम कैलेंडर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे एंटायर स्क्रीन पे कैलेंडर विंडो दिखने वाला है। यानी हमारे जो टास्क हैं डिफरेंट वो कैलेंडर के फॉर्म में दिखेंगे कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से कौन सा टास्क किस दिन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम नेटवर्क डायग्राम पे जाएंगे तो हमारे जो भी हमारे टास्क डिफाइंड है इस प्रोजेक्ट में वो इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क आपको दिखाई देगा कि दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट का बिगनिंग यहाँ से हो रहा है डे 1। नेक्स्ट कौन कौन से टास्क डिफाइंड हैं हमारे प्रोजेक्ट में वो सारे 1 बाय 1, जो भी टास्क जिस भी टास्क के बाद होना है यू विल सी वो लिंकिंग भी आपको यहाँ नेटवर्क डायग्राम में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हम नेटवर्क डायग्राम भी देख सकते हैं। नेटवर्क डायग्राम से भी हमें काफ़ी सारे एनालिसिस हम कर सकते हैं कि किस वीक में कौन सा काम होने वाला है। तो यहाँ से हम डिफरेंट व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें रिसोर्स का इन्फॉर्मेशन देखना है तो हम रिसोर्स शीट पे जा सकते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट में इट्स अ डमी प्रोजेक्ट, यहाँ कोई रिसोर्स बना हुआ नहीं है तो आपको रिसोर्स शीट एम्प्टी दिख रहा है। ऐसे ही हम अभी रिसोर्स है नहीं तो रिसोर्स एनालिसिस में भी सब आपको एम्प्टी दिखेगा। जैसे रिसोर्स का यूसेज प्रोफाइल है, आपको रिसोर्स का फॉर्म है, ग्राफ है, ये सब आपको डिफ़ॉल्ट दिखेगा। टास्क के हिसाब से खोलेंगे क्योंकि टास्क ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास, तो यहाँ पे अब हमारे पास टास्क का जो यूसेज प्रोफाइल है वो खुल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यू से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ हम कंट्रोल करते हैं कि हम जब प्रोजेक्ट खोलेंगे हमें क्या दिखना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको गैंट चार्ट व्यू पे रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा यहाँ से हो जाएगा। हमारा टास्क डिफाइन करना है, उनके डिटेल्स स्पेसिफाई करना है, या हमें शेड्यूलिंग के टाइम पे गैंट चार्ट को ऑब्जर्व करना है, तो वो हमारा गैंट चार्ट व्यू से फुलफिल हो जाता है। इसीलिए डिफ़ॉल्ट व्यू जो है वो गैंट चार्ट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपके पास क्लिबर्ट ऑप्शन है जहाँ आपका कॉपी पेस्ट जस्ट लाइक एक्सेल के ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं, एक्सेल या MS वर्ड के ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। फॉन्ट कंट्रोल करने के लिए आपके पास कमांड कंट्रोल पैलेट है। यहाँ पे मेन जो डिफरेंट टास्क या डिफरेंट कमांड ग्रुप्स आपके पास आते हैं वो, जैसे यहाँ शेड्यूल आया, ये एक नया है, ये आपको एक्सेल में या वर्ड में नहीं मिलता है, ये आपको MS प्रोजेक्ट में मिलता है क्योंकि MS प्रोजेक्ट क्या है, दिस इज़ अ प्लानिंग टूल। यहाँ हम प्लानिंग करेंगे, शेड्यूलिंग करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल में क्या है, जब हम
प्लानिंग कर चुके होंगे, हम अपने काम को शेड्यूल बना के देखना चाहेंगे, तो हम यहाँ से उसका अपडेशन ट्रैक पे मार्क करना है कि नहीं, वो चीज़ें कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टास्क। तो हमने टास्क में जब पढ़ा था तो हमने देखा था टास्क आर बेसिकली ये हमारे एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म होने हैं, जो सेट ऑफ सीक्वेंसेस हैं जो काम हमें परफॉर्म करना होता है। तो जब हम टास्क की बात करते हैं तो दो तरीके के शेड्यूलिंग एमएसपी हमें देता है, एक मैनुअल शेड्यूलिंग, एक ऑटो शेड्यूल। मैनुअल शेड्यूल में क्या होता है, मैनुअल शेड्यूल में सिस्टम ऑटोमेटिकली शेड्यूल नहीं करेगा, हम सिस्टम को बोलेंगे हमारे प्रोजेक्ट में इस टास्क का स्टार्ट डेट क्या होने वाला है और एंड डेट क्या होने वाला है, ठीक है। सिस्टम अपने आप उसको शेड्यूलिंग पे नहीं लगाएगा। जब हम ऑटो शेड्यूल करते हैं तो क्या होगा, हम जब सीक्वेंसिंग देते हैं अपने टास्क को, लिंकिंग देते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ये डेट्स पॉपअप करके दे देगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम इसको ऑटो शेड्यूल मोड में रखें, ताकि हमें इंडिविजुअली जाके हम खुद से स्टार्ट डेट या एंड डेट देंगे रिलेशनशिप के साथ में, तो हमारा मैनुअल काम बहुत बढ़ जाएगा। और हम सॉफ्टवेयर पे आ इसीलिए रहे हैं ताकि मैनुअल काम को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम उसको ऑटो शेड्यूल मोड में रख के आगे काम करें, ठीक है। टास्क में हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं, हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, हमें कोई टास्क मूव करना है, एक जगह से आगे मूव करना है तो हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। और हमें कोई मोड चेंज करना हो, जैसे अभी ऑटोमेटिक शेड्यूल है, हमें से चेंज करना हो मैनुअल पे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट का ऑप्शन। अब लेट्स से जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम टास्क क्रिएट करते हैं, तो टास्क क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे लेट्स से इसके बाद आई वांट टू ऐड वन टास्क, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा टास्क ऐड हो जाएगा। लेकिन लेट्स से प्लानिंग करते टाइम मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे कहीं पे मेरा एक टास्क मिस हो गया है, कंस्ट्रक्शन के बाद कोई और टास्क भी आना था, तो आप यहाँ इंसर्ट टैब में जाके टास्क इंसर्ट भी कर सकते हैं। जब हमने टास्क पढ़े थे तो हमने बात करी थी टास्क रिकरिंग टास्क भी हो सकते हैं। रिकरिंग टास्क क्या होते हैं, रिपीटेड टास्क होते हैं, जैसे मीटिंग्स हैं जो रेगुलर मंथली साइकिल पे होना है या वीकली वन डे होना है, तो वो रिकरिंग टास्क कहलाते हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं डिटेल्ड प्लान, तो हम उन मीटिंग्स का स्लॉट भी बुक करते हैं कि इतने से इतने टाइम के बीच हमारी मीटिंग होनी है, लेट्स से प्रोजेक्ट का इंटरनल मीटिंग है, तो हम वो एक बार डिफाइन करेंगे एज अ रिकरिंग टास्क। तो सिस्टम क्या करता है आपका, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली हर बार उसी सेम विंडो पे रिपीट कर देगा। यानी आपको अगर महीने में 4 मीटिंग करनी है तो 4 सेपरेट टास्क नहीं बनाने पड़ते, आप एक बार बनाएंगे और वो पूरे महीने के लिए 4 टास्क डिफाइन कर देगा सिस्टम, ठीक है। और शेड्यूलिंग में भी और उसी के अकॉर्डिंग लेगा विंडोज देखते हुए। तो हमने ये बात भी करी थी, जब हम रिकरिंग टास्क क्रिएट करते हैं हमें टास्क का नाम देना होता है। लेट्स आई एम सेइंग दिस इज इंटरनल मीटिंग, कब होनी है, लेट्स से वीकली साइकिल पे होनी है, वीकली किस दिन होनी है वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। अगर मंथली साइकिल पे होनी है तो हम मंथली सेलेक्ट करेंगे। यू विल सी ये फिल्टर्स चेंज होंगे, जैसे ही हम वीकली पे थे वी वर सीइंग द डेज फिल्टर, मंथली पे आएंगे तो ये हमें डे पूछेगा, ठीक है। लेट्स से वीकली हम सेइंग कि हमारा फ्राइडे मीटिंग होता है, या हम कहते हैं सैटरडे हमारा मीटिंग होना है, और आज हमें ये डेट डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस पर्टिकुलर डे से हमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है। तो वी कैन चेंज, हम यहाँ से फिल्टर्स चेंज करते हैं इसके। ऑलराइट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पुराना है, एक डमी प्रोजेक्ट है, 2020 का प्रोजेक्ट है, 24 तक चल ही नहीं रहा है, तो ये विंडोज़ अपने अकॉर्डिंग ही लेगा। लेट्स से हम इसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक विंडो लेते हैं, और कब तक हमें इस मीटिंग को स्केड्यूल रखना है वो लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट का एंड डेट आ रहा होगा, ये हमारे हाथ में, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर डे तक इस मीटिंग के स्केड्यूल को रिपीट कराना है, ठीक है। और जैसे ही हम ये क्रिएट करते हैं तो आप देखोगे ये हमारे इतने टास्क इंक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यू विल सी दीज आर दी मीटिंग्स, ये एक पूरा नया WBS स्ट्रक्चर बन गया है, और हमारे पास मीटिंग स्केड्यूल हो चुके हैं, किस किस दिन मीटिंग होने वाली है वो भी स्केड्यूल हो चुका है, ठीक है, हमारे प्लान में ऐड हो चुका है। MOM भी रिकॉर्ड हो सकते हैं? MOM एज इन, अच्छा रिकॉर्डिंग में नहीं, रिकॉर्डिंग में वो ऑप्शन नहीं है। इट विल जस्ट गिव यू जो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। मीटिंग के बाद जो हमारा मीटिंग में डिस्कस हुआ बस वो हमें इसमें फीड इन करना हो, वो हो सकता है?
नहीं, दिस इज जस्ट लाइक एन MP4 वीडियो, वो आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से अगर हमें रिपीटेड टास्क चाहिए तो हम यहाँ बना सकते हैं। इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू टास्क, तो आप चाहें तो यहाँ से जाके टास्क इंसर्ट कर सकते हैं, तो इट विल पॉप अप सम डिफ़ॉल्ट डिटेल्स, या फिर हम डायरेक्ट MSP में क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक एक्सेल, हम यहाँ कोई भी न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हैं। इधर वे आप यहाँ से जाओगे थोड़ा लंबा पड़ता है, डायरेक्ट यहाँ फीड इन करोगे शॉर्टकट पड़ता है, बट दोनों ही तरीके से हम टास्क को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हमने बात की थी माइलस्टोन्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। माइलस्टोन्स आप बेसिकली जब हमारा कोई इंपॉर्टेंट टास्क है जिसके कंप्लीशन के बाद हम रिव्यू करना चाहते हैं, तो हम माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं सिस्टम में। तो माइलस्टोन्स क्या होंगे, माइलस्टोन्स विल हेल्प अस आइडेंटिफाई, यहाँ हमें गैंट चार्ट में ही हेल्प कर देंगे, लाइक हमने स्टेज 1 कंप्लीट कर दिया या अभी तक नहीं किया। लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू माइलस्टोन ओवर हियर, ठीक है, तो मैंने एक माइलस्टोन इंसर्ट किया। तो जैसे ही हम माइलस्टोन इंसर्ट करेंगे, लेट मी कॉल दिस लेट्स से पार्ट 1 कंप्लीशन, ठीक है, ऑटो शेड्यूल मोड पे है। अब माइलस्टोन के भी कुछ टास्क इन्फॉर्मेशन है, तो जब भी हम कोई टास्क पे काम करते हैं, हम कई बार हमें ये देखने को मिलेगा टास्क का डिटेल्ड विंडो इधर पे आता है, जिसको हम टास्क इन्फॉर्मेशन विंडो कहते हैं। इस टास्क से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जनरल टैब है, प्रीडिसेसर्स टैब में हम बेसिकली प्रीडिसेसर्स डिफाइन करते हैं। रिसोर्स असाइन होना है किसी टास्क में तो हम वो यहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है तो वो हम एडवांस में जाके ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने कंस्ट्रेंट्स की भी बात करी थी, किस तरीके से कंस्ट्रेंट पुटअप कर सकते हैं, तो कंस्ट्रेंट का ऑप्शन हमें एडवांस टैब के अंदर मिलता है। टास्क टाइप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ड्यूरेशन के हिसाब से टास्क को फिक्स करना है या यूनिट ऑफ वर्क के हिसाब से फिक्स करना है, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे हम जब भी माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से माइलस्टोन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होके ही आएगा। अगर हम कोई नया नॉर्मल टास्क क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको माइलस्टोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम इन्फॉर्मेशन विंडो में जाते हैं एंड हम उसको मार्क एज माइलस्टोन चेक कर देते हैं। वंस वी डू दैट, अब देखो पार्ट 1 कंप्लीशन हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम इस पर्टिकुलर टास्क को देखते हैं, ये रहा हमारा 8.3, ये जो टास्क है, बाकी जो टास्क हैं गैंट चार्ट पे ऐसे रेक्टेंगल बार से दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो है ये हमें डायमंड शेप में दिख रहा है, राइट। तो डायमंड शेप जो है ये आइडेंटिफाई करेगा माइलस्टोन्स को इन आवर MSP, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम समरी टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमने बात करी थी ये जो WBS लेवल्स हैं ये हमारे समरी टास्क में ही आते हैं। ये ओवरऑल इनके अंदर जो भी टास्क हैं उनका पूरा समरी दिखाते हैं। अगर हम गैंट चार्ट में देखें, जस्ट वन सेकेंड, अगर हम गैंट चार्ट में देखें इधर, तो यू विल सी हमें ये पूरा एक बार दिख रहा है बड़ा सा, इसके अंदर ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं इनका कंबाइन करके ये पूरा बार कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो समरी है, समरी टास्क हमारे WBS एक्टिविटीज़ होते हैं, WBS लेवल्स होते हैं। ये हमें पूरा एंटायर ड्यूरेशन बताएगा कि ये बिगिनिंग वाला जो फेज़ है ये कब से कब तक चल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास डिटेल्स आती हैं, जैसे हमें अगर इस पर्टिकुलर टास्क का इन्फॉर्मेशन देखना है तो हम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस पर्टिकुलर जैसे समरी टास्क है इसका इन्फॉर्मेशन खोल के देगा। इट इज़ द सेम विंडो जो हमने टास्क के लिए इन्फॉर्मेशन विंडो खोला था वो और ये सेम ही है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको डबल क्लिक करिए, दिस इज़ द शॉर्टकट, डबल क्लिक करते ही सेम विंडो पॉपअप होगा, या आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो भी सेम विंडो पॉपअप होगा, ठीक है। तो एक ही काम को करने के मल्टीपल वेज आउट अवेलेबल है MSP में। शॉर्टकट्स भी हैं, और अगर आपको शॉर्टकट जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे शॉर्टकट्स पे हाथ सेट नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज गो टू दीज कमांड्स में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने टास्क का इन्फॉर्मेशन खोला, यहाँ से हमारे पास डिटेल्स में जाने का ऑप्शन भी होता है। आप डिटेल्स क्लिक करेंगे तो यू विल नोटिस यहाँ नीचे एक डिटेल्ड फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ क्या है,
हमें हर एक टास्क के पर्टेनिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो खुली। अब इसका कंप्लीट डिटेलिंग जो है वो भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल होगा। लाइक इसका नाम क्या था, कितने ड्यूरेशन का है, इसकी शेड्यूलिंग कैसी है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, इसके एफर्ट्स ड्रिवन है या फिर ड्यूरेशन ड्रिवन है ये टास्क हमारा, किस डेट से किस डेट फिनिश हो रहा है, क्या कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ है या नहीं, टास्क का टाइप है। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हमें कहीं ना कहीं टास्क इन्फॉर्मेशन में भी मिल रही थी, बट इट्स जस्ट दैट ये हमें प्रॉपर नीचे डिटेल्ड विंडो के फॉर्म में दिखती है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या है, करेंटली अगर हमने कुछ करंट एक्चुअल्स या बेस लाइन सेट करा हुआ होगा तो वो हमें यहाँ पे भी दिख जाएगा। अभी हमने बेस लाइन, एक्चुअल, एस्टिमेट्स इनकी बात नहीं करी है, तो अभी के लिए आप ये बस देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है देखने के लिए। ठीक है, तो राइट नाउ इट इज सेट ऑन करंट, यानी हम जो भी इंफॉर्मेशन पुल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो करंटली प्रोजेक्ट में ऐड हो रही है हमारे। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से हम अपना डिटेल्ड विंडो ओपन कर सकते हैं। इसको हम दोबारा से क्लिक कर देंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ऐड टू टाइमलाइन। तो अभी हमने यहाँ पे हमें टाइमलाइन व्यू दिख नहीं रहा है, हमें बेसिकली टास्क का विंडो दिख रहा है और हमें गैंट चार्ट दिख रहा है। तो टाइमलाइन देखने के लिए व्यू टैब में हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन आता है। टाइमलाइन इज बेसिकली ये टाइमलाइन विंडो होता है। ये आपको इन शॉर्ट दिखाता है कि आपका कौन से डेट से स्टार्ट होके प्रोजेक्ट किस दिन खत्म हो रहा है। ये पूरा ओवरऑल टाइमलाइन दिखाता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा टास्क है, कब तक चल रहा है। टाइमलाइन में स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, यूजुअली एज अ प्रैक्टिस हम जो हमारे माइलस्टोन्स वाली चीज़ें होती हैं ना, वो टाइमलाइन में ज़रूर मार्क कर देते हैं, ताकि हमें यहाँ पे दिख जाए कि अच्छा हमने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर लिया, यहाँ पे सेकंड माइलस्टोन हमें इस डेट तक अचीव करना है। तो हम कोई भी टास्क को टाइमलाइन में ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए टास्क में जाते हैं, ऐड टू टाइमलाइन। अभी हमारी टाइमलाइन में आप देखो कोई भी टास्क नहीं दिख रहा। जो इम्पोर्टेंट टास्क होंगे, जो आपके लिए बेंचमार्क टास्क होंगे, आप उनको टाइमलाइन में ऐड करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेट शेड्यूल जो है इसको टाइमलाइन में ऐड किया, तो आपको ये टाइमलाइन विंडो में यहाँ हाईलाइट होके दिखने लगा कि दिस टास्क इज सपोज टू बी कंप्लीटेड, या ये यहाँ पे आपका 20 तक होना चाहिए, अगस्त में 9 अगस्त तक ये वाला टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, 9 से पहले। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम टाइमलाइंस में कोई भी टास्क मार्क कर सकते हैं ताकि हमें एक ओवरऑल टाइमलाइन व्यू में भी दिख जाए। कई बार क्या होता है ना, टैबुलर डेटा में कम डेटा होगा तो आप एनालाइज कर लोगे इसमें ही, लेकिन जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम इसीलिए टाइमलाइन व्यू का वहाँ इस्तेमाल करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कर्स की तरह यूज़ करने के लिए। तो ये बेसिकली एक इंडेक्स की तरह काम करता है। हम इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो आपका ये टाइमलाइन व्यू, यहाँ से हम अनचेक कर देंगे तो टाइमलाइन व्यू हट जाएगा। ठीक है, वापस लाना है तो आप टाइमलाइन व्यू को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। बाकी जो हमारा एडिटिंग का काम है, कुछ लिखना है, कुछ चेंजेस करने हैं, वो एक्सेल की तरह हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स आई वांट टू से 1 डे नहीं, मैं इसको 5 डेज का टास्क बनाना चाहती हूँ। आई जस्ट से 5, आई हिट एंटर। क्योंकि ड्यूरेशन का डिफ़ॉल्ट डे सेलेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली ये आपका डेज ले लेगा। ठीक है, और हमने अपने आप डेसिमल्स क्यों बताते हैं? कभी अगर हम स्टार्ट डेट या एंड डेट सेट करते हैं तो अपने आप वो डेसिमल्स में आ जाते हैं। डेसिमल में डेट्स अगर आपके आ रहे हैं, कैलेंडर चेंज किया है क्या आपने? कैलेंडर चेंज किया। हाँ, वो कैलेंडर से कंट्रोल होता है। जैसे अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोजेक्ट में कोई ना कोई कैलेंडर यूज़ हो रहा होगा। अब आई विल क्रिएट अ न्यू कैलेंडर और मैं उस नए कैलेंडर को अपने प्रोजेक्ट में जब असाइन करूँगी, क्योंकि मेरा जब प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था तब असाइनमेंट हुआ होगा किसी एक कैलेंडर के हिसाब से, फिर मैंने कैलेंडर चेंज किया तो हम मेरा जो बेस कैलेंडर नहीं चेंज किया, जो स्टार्ट डेट है वो मैंने आगे कर दी थी, तो वो करते ही डेसिमल्स में चला गया। जैसे 1 सेकेंड हम यहाँ पे कहते हैं, हम स्टार्ट डेट को चेंज करते हैं। ठीक है, ये है मंडे 8 का सेट है, 3rd का सेट है। लेट्स से मैं इसको 5th करती हूँ। मेरे उसमें चला गया था अभी जो मैंने नया करा। आप एक बार दिखाना क्लास के बाद में, देख लेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। वो यूजुअली जो आपका ड्यूरेशन का इम्पैक्ट पड़ता है वो या तो आपके वर्किंग आवर्स चेंज करे होंगे उसके वजह से, पर अगर वो भी नहीं चेंज किया है
तो फिर आप क्लास के बाद एक बार दिखा लेना, तब देख लेंगे, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हम कैलेंडर नहीं छेड़ते हैं, जो ड्यूरेशन का डिफ़ॉल्ट है वो नहीं चेंज होगा। बाकी हमने डे 1 फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके इन सेटिंग्स की भी बात करी थी कि यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक सेट ऑफ सेटिंग्स होते हैं कि हमें डेट फॉर्मेट क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट व्यू क्या रखना है। तो डिफ़ॉल्ट व्यू जैसे बाय डिफ़ॉल्ट गैंट विथ टाइमलाइन सेट है, तो यहाँ पे हम जो भी व्यू सेलेक्ट करेंगे एवरी टाइम जब भी हम प्रोजेक्ट्स को ओपन करेंगे हमें उसी व्यू में दिखने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्प्ले में हमने देखा था हम करंट करेंसी सेट करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में जो भी हम बजट कॉस्ट वगैरह डालेंगे आगे चल के वो कौन से करेंसी में जाने चाहिए, वो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। करेंसी में कितना डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो हम ये डेसिमल डिजिट से कंट्रोल करते हैं। नीचे आपके पास और इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि क्या आपको रिसोर्स असाइनमेंट का इंडिकेटर दिखाना है, स्टार्ट डेट फिनिश डेट्स में एडिट्स इनेबल करने हैं कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट वी आर कीपिंग दीज एज इनेबल्ड, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। शेड्यूल में जाते हैं तो शेड्यूल में आपके बाकी पैरामीटर्स हमने देखा था कंट्रोल होते हैं कि आपको अपने कैलेंडर में वीक का स्टार्ट डेट क्या रखना है, आपका फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग मंथ कौन सा रखना है, डिफ़ॉल्ट टाइमिंग्स क्या रखने हैं आपको अपने प्रोजेक्ट में, एक दिन में कितना घंटे काम हो रहा है प्रोजेक्ट में, तो एक वीक में कितने दिन काम हो रहा है उस हिसाब से आपको ये वीक पर आवर पर वीक का कैलकुलेशन देना होता है, और मंथ में कितने डेज काम कर रहे हैं हम ऑन एन एवरेज, एक अप्रॉक्सीमेशन अमाउंट यहाँ पे देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जब हम शेड्यूलिंग करें तो हमें मैसेजेस डिस्प्ले कराने हैं या नहीं कराने हैं। आई वुड सजेस्ट कीप दिस इनेबल्ड सो दैट अगर आप कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे तो आपको मैसेज पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। और असाइनमेंट्स आपको किस फॉर्म में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए या डेसिमल में चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हम परसेंटेज ही लेके चलते हैं, ये हम रिसोर्स की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि रिसोर्स कितना परसेंट एलोकेटेड है। आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, बट हाँ क्या थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको वहाँ डिफरेंट तरीके से दिखेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको परसेंटेज लेके ही करते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं कि हम कोई भी टास्क क्रिएट करें वो ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग लगना चाहिए या मैनुअल पे, ठीक है। तो हमने इसको ऑटो शेड्यूल पे लगा रखा है। और जब भी हम प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली शेड्यूल करें तो कौन से डेट्स लेने हैं, जिस डेट पे शेड्यूलिंग करेंगे वो लेना है या जो प्रोजेक्ट के डेट्स हैं वो लेना है। तो अभी के लिए वी आर सेइंग जो भी प्रोजेक्ट का डेटा है शेड्यूलिंग में हम एज इट इज़ उसको यूज़ करने वाले हैं। जो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ड्यूरेशन में डिफ़ॉल्ट डेज आ रहा है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि हमने बोला हुआ है ड्यूरेशन जब भी एंटर हो तो बाय डिफ़ॉल्ट डेज जाए। अगर हम यहाँ पे डेज की जगह आवर या मंथ यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसके लिए उसके क्या नाम है सिंबल्स यूज़ करेंगे। बट अनटिल एंड अनलेस अगर हमने कुछ नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे 5 लिखा था, एंटर प्रेस कर दिया था, तो डिफ़ॉल्ट ये आवर्स ले वो डेज लेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू से कोई भी टास्क है वो आधे घंटे हो रहा है, 30 मिनट्स हो रहा है, तो 30 के साथ आई नीड टू स्पेसिफाई स्मॉल m फॉर मिनट्स, इस तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे। ऐसे ही अगर हम वर्क एंटर करना चाहें, अभी तो क्योंकि हम ड्यूरेशन एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड होती है वर्क की भी। वर्क जब भी एंटर करें तो हमें किस फॉर्म में करना है, तो वी आर सेइंग वर्क हमें आवरली फॉर्मेट में चाहिए है, ठीक है। इन सेटिंग्स की हमने बात करी थी। देन हमने एडवांस में कुछ बात कर लेते हैं। एडवांस में आप आओगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा ऑटो फिल्टर्स आपको इनेबल रखने हैं या नहीं रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है कि ऑटोमेटिकली ऐड न्यू रिसोर्सेज एंड टास्क। आज जब हम आगे रिसोर्स ऐड करने की बात करेंगे तो क्या होता है, अगर ये इनेबल्ड है और हम किसी भी टास्क में कोई रिसोर्स बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बेसिकली ऐड करने का मतलब ये है कि बंदा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम सिर्फ सेट करने वाले हैं कि ये शेड्यूल सेट करने का काम किसको करना है। अगर ये वाला बॉक्स यहाँ पे इनेबल्ड होता है तो अगर वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करेगा एमएसपी में, तो एमएसपी एक डिफ़ॉल्ट एंट्री क्रिएट कर देगा उस नाम से। तो कई बार क्या होता है, वो बंदा हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में हो ही नहीं और किसी ने नाम लिखा वो क्रिएट हो जाएगा, तो आप इसको डिसेबल भी करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इस पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं।
अदर देन दैट आपके मिनट्स जो हैं वो मिन के फॉर्म में डिस्प्ले होगा, आवर का जो शॉर्ट हैंड है वो HR के फॉर्म में आएगा। तो दीज आर द सिंपल आपका कंट्रोलिंग फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपको आवर्स को HR शॉर्ट हैंड से दिखाना है या सिर्फ H से दिखाना है। इससे क्या होगा, जब हम आवर में यहाँ डेटा एंटर करना चाहेंगे, लेट्स से 5 डिफ़ॉल्ट की जगह हम यहाँ पे करते हैं 0.5 HR 0.5 हो गया, नॉट एन इशू। हमने कहा 5 और मैंने शॉर्ट हैंड यूज़ किया HR, तो वो किसने लिया, उसने H आवरली फॉर्मेट में लिया। अगर हम H भी यूज़ कर रहे हैं तो भी वो किस में ले रहा है, आवर्स में ले रहा है। यानी अगर हम कुछ नहीं स्पेसिफाई करते और हम सिर्फ इसको 5 लिख के एंटर कर लेते, अभी तो चेंज हो गया, कुछ नहीं लिखते, नया टास्क हम लेते और हम यहाँ सिर्फ 5 लिख दें या 10 लिख दें तो वो डेज में लेगा। तो वो इन एडवांस सेटिंग से कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड्स भी मिल जाएंगे, आप चाहे डे लिखें, चाहे DY लिखें, चाहे D लिखें, ये सारे ही डे पे लेने वाले हैं। बट आपको यहाँ डिस्प्ले में क्या चाहिए वो यहाँ से सेट होगा। अगर हमने DAY डे सेट करा हुआ है तो आप देख रहे हो 5 के बाद डेज लिख के आ रहा है, 1 के बाद डे लिख के आ रहा है। तो आपको यहाँ क्या शो कराना है वो हम इससे कंट्रोल करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने बात करी थी कस्टमाइज रिबन की। तो ये जो हमारे रिबन है हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी लास्ट टाइम। कस्टमाइज करने के लिए लेट्स से हम सारे कमांड्स को इनेबल करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कमांड्स हैं, या कमांड पैलेट में से हम पॉपुलर कमांड्स में जाएं तो हमें जो मेजरली ज़्यादातर टाइम हम यूज़ करते हैं वो कमांड्स मिलते हैं। अब आप ऑब्जर्व करना, हमें मेन टैब में मेन्यू बार में क्या क्या मेन टैब्स दिख रहे हैं, टास्क, रिसोर्स, जो जो चेक होगा यहाँ पे वो टैब आपको दिखेगा, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, व्यू, फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट इज अ डिफॉल्ट वन, व्यू तक हमें यहाँ पे दिख रहा है। एड-इन्स जो है ये हमारे एडिशनल होते हैं। एड-इन्स में आप देख सकते हो हमें कुछ एडिशनल सेट ऑफ हम जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट्स कंपेयर करने के लिए कंपेयर प्रोजेक्ट इनेबल्ड है, बट आई डोंट थिंक आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक साथ कंपेयर कर रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डिसेबल भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है। तो हम मेन टैब्स में क्या क्या दिखाना है, क्या क्या बनाने हैं, हम वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। हमें कोई नया टैब इंट्रोड्यूस करना है, लेट्स से आई एम वर्किंग ऑन स्पेसिफिक टास्क और मैं चाहती हूँ कि जो मैं नए टास्क क्रिएट करूँ वो ऑल थ्रू आउट एक नए ग्रुप में आ जाए। लेट्स से मैं बोलती हूँ मैं अपना एक ग्रुप क्रिएट करती हूँ, और जब हम इसको चेक करेंगे और सेटिंग्स को सेव कर देंगे तो यू विल सी मेरा नया टैब आ गया है। बट अभी क्या है, ये ब्लैंक है, इसमें कोई भी हमारे टूल्स नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि अभी हमने अपने कस्टमाइज रिबन में जाके इसमें कोई भी कमांड्स ऐड नहीं करे हैं। कमांड्स एक साइड से दूसरे साइड ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली पहले कमांड्स को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से आई वांट टू से लिंक टास्क, कमांड नीड्स टू बी एडेड टू कस्टम ग्रुप्स, ठीक है। तो हमने अपना ग्रुप बनाया और हम 1 बाय 1 अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं कुछ कुछ चीज़ें। लेट्स से मेरा काम टास्क को रिसोर्सेज को असाइन करने का है, टास्क को लिंक करने का है, तो मैंने ये 2 चीज़ें अभी के लिए ऐड कर दी एंड लेट मी क्लिक से ओके। तो आप देखोगे पहला ग्रुप क्रिएट हुआ, मैंने इल्मा नाम दिया था तो मेरा पहला ग्रुप क्रिएट हो गया इल्मा के नाम से। ऐसे ही हम मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो MSP काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देती है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिंक कर दिए हैं। लेट मी क्रिएट अनदर ग्रुप, एक ग्रुप और क्रिएट करते हैं, हम इसको रीनेम देते हैं सेकेंड टास्क। अब इसमें हम
फॉन्ट रिलेटेड ऑप्शंस डाल देते हैं, इंडेंट करने का डाल देते हैं, कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यू विल सी इस तरीके से हम अपने कस्टमाइज टैब्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, आप स्पेसिफिकली जो जो काम आप करने वाले हो और आप नहीं चाहते बार बार एक टैब से दूसरे टैब आपको ढूंढना पड़े, नेविगेट करना पड़े, तो आप अपना टैब क्रिएट करके भी वहाँ पे कमांड्स को ऐड कर सकते हो। लास्टली फर्स्ट क्लास में हमने देखा था क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा ये टूल बार होता है, हमें इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिखाने हैं वो हमारे इस विंडो से कंट्रोल होता है। कोई भी चीज़ हमें अगर ये रिमूव करना है तो आई जस्ट सेलेक्ट दी कमांड और मैं रिमूव बोल दूंगी। कुछ ऐड करना होगा तो आई जस्ट सेलेक्ट इट फ्रॉम दिस विंडो, हमारे जो कमांड्स का विंडो, एंड विल क्लिक ऑन ऐड। हम ओके क्लिक करेंगे तो यू विल नोटिस फॉन्ट वाला हट गया है, अभी बैकग्राउंड कलर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने बात करी थी टास्क क्रिएट करने की, कि हम टास्क को कैसे क्रिएट करेंगे। जब हम टास्क को क्रिएट करने की बात करते हैं तो आई जस्ट ओपन अ ब्लैंक शीट। ठीक है, तो हमने कहा था जैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो हम जो प्रोजेक्ट का नाम होता है उसको मेन, पहले प्रोजेक्ट नेम मेन हेडर में हम दे देते हैं। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट मैनुअल शेड्यूल है, हम इसको ऑटो शेड्यूल पे कर देते हैं। तो ऑटो शेड्यूल पे करने के हमारे पास कई तरीके हैं। पहला तरीका था आप यहाँ पे टास्क सेलेक्ट करिए, ऑटो शेड्यूल क्लिक कर दीजिए, या आप टास्क हाईलाइट करिए, यहाँ पे आप ऑटो शेड्यूल क्लिक कर दीजिए, या आप टास्क मोड पे जाइए, ऑटो शेड्यूल क्लिक करिए। मल्टीपल तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था हम पहले प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट टू प्रोवाइड इन, हम उसमें फर्दर सेग्रीगेटेड सब टास्क बनाएंगे। अब कोई भी काम है, हमने WBS की बात करी थी, तो WBS क्या करते हैं, हमारे टास्क में सेग्रीगेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे ताकि हम सेम सेट ऑफ जो भी काम है उनको ग्रुप कर सकें, एक समरी बना सकें, तो हम उसको WBS बोलते हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ यहाँ हमारा एक टास्क है A। अब दिस टास्क A ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट होने वाला है, तो हमने बात करी थी इंडेंटेशन की। जैसे ही हम इंडेंट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट नेम क्या है, एक समरी टास्क बन जाएगा, इसके अंदर ये A एक्टिविटी हो रही है, A टास्क हो रहा है। अब लेट्स से A टास्क बड़ा है, इसमें मल्टीपल काम हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 काम बनाते हैं। लेट्स से A1 हमारा एक काम है, A2 हमारा एक काम है और A3 हमारा एक तीसरा काम है। ये तीनों हमारे इस A काम का पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, तीनों टास्क को सेलेक्ट करते हैं, इंडेंट करते हैं, तो यू विल नोटिस हमारा अब A टास्क जो है ये भी एक नॉर्मल टास्क नहीं, ये एक समरी टास्क बन गया है। ठीक है, ऐसे ही लेट्स से हमारा यहाँ पे एक B है, B इज ऑल्सो अ पार्ट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट ये हमारे प्रोजेक्ट के पार्ट है। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने देखा था हम बेसिक टास्क बना सकते हैं। अभी तो हमने ABC लिखा है, लेकिन रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में ये आपके एक्चुअल टास्क बन के आते हैं जो आप काम करने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, जब हम टास्क क्रिएट करेंगे तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है, हमारा टास्क किस दिन शुरू हो रहा है, किस दिन खत्म हो रहा है। बेसिकली हमें अपने टास्क को ड्यूरेशन बताना होता है कि कितने दिन इसमें काम होने वाला है। जैसे हम कहते हैं हमारा A टास्क 4 दिन चलेगा, B टास्क 5 दिन चलेगा, देन हमारा 2 दिन का टास्क है और ये वाला टास्क हमारा अगेन 2 दिन का है। ठीक है, अभी हमारा ये सारा क्या है, ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड है। तो ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड के केस में क्या होगा, जैसे ही हमने बोला A 4 दिन का टास्क है, हमने सिर्फ डे 1 प्रोवाइड करा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है लेट्स से 9th को स्टार्ट होना है। 9th को स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली 4 दिन बाद यानी किस दिन ख़त्म होना है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। अभी हमने टास्क में कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं तो क्या हो रहा है, सारे टास्क हमारे एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। हमने इसकी भी बात करी थी, अगर हमें ये कहना है ये टास्क आपस में लिंक्ड हैं तो इनका लिंकिंग दिखाने के लिए एक तरीका तो होता है आप यहाँ से प्रेडिसेसर्स बना सकते हैं। हम कहते हैं हम A2 को कब शुरू करेंगे, जब A1 कंप्लीट हो जाएगा। ओनली पॉजिटिव होल नंबर्स, अच्छा हाँ, हम यहाँ पे आईडी देते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीका तो असाइनमेंट का ये है कि हम डायरेक्ट प्रेडिसेसर में जाके नंबर प्रोवाइड कर दें कि कौन सा एलिमेंट
हमें डिपेंडेंसी किस टास्क पे है। तो हमने ये एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप टास्क को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिंक का ऑप्शन आता है, लिंक करते ही सीक्वेंस मैनर में आपका टास्क असाइन हो जाते हैं, राइट। तीसरा तरीका, एक तरीका और होता है, हम क्या कर सकते हैं, टास्क के डिटेल खोलेंगे, प्रेडिसेसर्स में जाएंगे और यहाँ हम टास्क प्रोवाइड करा सकते हैं। लेट्स से हमारा जो बी टास्क है ये A2 और A3 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम पहले ID 1 डाल देंगे, फिर हम ID दूसरा डाल देंगे। जब हम डिटेल्ड विंडो पे जाते हैं तो हमें और डिटेल्स में ये मिलता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये किस टाइप का है। तो हमने रिलेशनशिप्स की बात करी थी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कितने टाइप के रिलेशनशिप्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने बेसिकली 4 रिलेशनशिप्स की बात करी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर दो एक्टिविटीज साथ के साथ स्टार्ट होती हैं तो हम इसको कहते हैं एसएस रिलेशन या फिर स्टार्ट टू स्टार्ट। अगर हमारे एक एक्टिविटी, एक टास्क कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरा स्टार्ट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं एफएस, फिनिश टू स्टार्ट। पहला टास्क खत्म होगा तब दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। अगर हम कुछ ऐसा कह रहे हैं, जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी ये है, दूसरा एक्टिविटी हमारा ये है, और हम कहते हैं दोनों एक्टिविटीज खत्म साथ में होनी चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं एफएफ रिलेशन, फिनिश टू फिनिश, यानी ए फिनिश होगा तभी बी भी फिनिश होगा। एक रिलेशनशिप और होता है हमारा, कौन सा रिलेशनशिप था जो लोग आए थे, एसएफ, इसमें हम बोलते हैं टास्क ए स्टार्ट तब हो जब हमारा टास्क बी जो है वो कंप्लीट हो जाए। बट प्रैक्टिकली हम ये रिलेशनशिप यूज़ नहीं करते हैं। रियल सिनेरियोज में हम इन 3 रिलेशनशिप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मेजर केसेस में एसएस और एफएस से काम हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहाँ रिवर्स एफएस हो गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर हमारा प्रोजेक्ट का पहला टास्क ये है और हम कह रहे हैं दिस इज द डे 1 ऑफ प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है लेट्स से 7th ऑफ सितंबर कह लेते हैं, 7 सितंबर को प्रोजेक्ट 7 सितंबर को स्टार्ट होना है, तो कोई एक्टिविटी 7 सितंबर से पहले कंप्लीट हो सकती है क्या? प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, इसीलिए हम ये रिलेशनशिप यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इनके साथ साथ हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था लैग और लीड का, कि अगर हमारा कोई टास्क है, जैसे हमने कहा हमारा ये टास्क ए है, ये टास्क बी है, ए बी के बाद ही होगा, लेकिन ए जो टास्क है हमारा वो बी से एक दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, फौरन नहीं स्टार्ट करेंगे हम बी को, एक दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। रिलेशन आपका अभी भी एफएसई है क्योंकि ए खत्म होने के बाद बी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ टाइम पीरियड का होल्ड लिया है हमने, तो हम इसको बोलते हैं लैग, कि हमने क्या किया है, एक दिन का लैग लिया है। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफएस प्लस 1, यानी फिनिश टू स्टार्ट है लेकिन एक दिन का लैग है दोनों के बीच में, ठीक है। सिमिलर वे में हम एसएस के लिए भी कह सकते हैं कि हमारा ए टास्क है और बी टास्क है, लेट्स से हमारा ए टास्क 2 दिन चलने वाला है, हम कह रहे हैं हम बी को स्टार्ट करेंगे कब, जब ए टास्क हमारा, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ए को हमने लेट्स से 3 दिन का टास्क लिया है, ठीक है, बी हमारा 2 दिन का टास्क है, हम कह रहे हैं ये जो है ए स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा बी है, ए के साथ में स्टार्ट होना है, लेकिन हम एक दिन का लैग लेंगे, तो हम इसको एसएस प्लस 1 बोल सकते हैं, यानी दोनों स्टार्ट साथ में होने थे लेकिन हमने बी को क्या किया, एक दिन डिले कर दिया है। ये तो एफएफ हो गया। आप इसको एफएफ भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों सेम दिन खत्म हो रहे हैं। अब लेट्स से अगर हमारा यहाँ पे बी इस दिन खत्म नहीं होना होता, अब आपको बेहतर समझ में आएगा, अब ठीक है, अब आप इसको एफएफ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इसको एफएफ -1 भी बोल सकते हैं। आप एसएस बोलोगे तो एसएस का मतलब होता है दोनों साथ सेम दिन, हाँ एसएस, लेकिन बी में क्या लिया है, एक दिन का डिले लिया है आपने,
ठीक है। आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग के टर्म्स में डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे एसएस है लेकिन बी में एक दिन का डिले लिया है। आप एफएफ बोलोगे, साथ में खत्म हो सकते थे लेकिन बी एक दिन पहले खत्म हो रहा है, तो हम कहेंगे लीड ले रहे हैं। लीड का मतलब है नेगेटिव ऑफ लैग। तो आप इसी रिलेशन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम में, ठीक है। बट यूजुअली क्या होता है, प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे होते हैं तो डिले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम काम एडवांस करने के चांसेस कम हो जाते हैं हमारे। तो प्रैक्टिकली हम डिले या लैग टर्म जो है, हमें सिस्टम भी लैग देता है, लीड नहीं देता। तो लीड इज कंसीडर्ड अपोजिट ऑफ लैग, तो हम उसको नेगेटिव के टर्म्स में दिखा सकते हैं सिस्टम में, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। प्रैक्टिकली हम डिले वाली चीज़ें ज़्यादा देखते हैं कि पेंट हो गया 2 दिन वेट करना है। कभी ऐसा होता है कि वॉल 4 दिन में तैयार होनी थी और हमने 2 दिन में तैयार करके खड़ी कर दी होगा, रेयर केस में होगा। इसीलिए सिस्टम में 90% जो कॉमन सिनेरियोज हैं उनके हिसाब से डिजाइनिंग करी गई है, ठीक है। तो हमने लैग और लीड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, ठीक है। रिलेशनशिप्स, लैग एंड लीड। तो सिस्टम में वापस आते हैं, तो ये जो हमारा है टाइप, ये बेसिकली बताएगा रिलेशनशिप क्या है। अगर हम कह रहे हैं ये जो बी एक्टिविटी है ये A1 के साथ लिंक है, तो किस तरीके से लिंक है। क्या A1 कंप्लीट होने के बाद कर रहे हैं तो FS में है, कुछ डिले ले रहे हैं तो हम वहाँ लैग इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं 1 दिन का लैग है यहाँ पे, तो यू विल नोटिस ये एक्टिविटी 1 दिन के लैग के बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे हम। और हम कह रहे हैं A2 के साथ हम कोई लैग नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं FS में लगा दो। तो अब आप नोटिस करिएगा यहाँ पे ये टास्क इसके 1 दिन के बाद ही लेगा। तो आप ये देखो 2-3 तरीके से हम प्रीडिसेसर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ अगर आप सिंपल लिखोगे तो सीधा सीधा एक्टिविटी जाएगा, और हमने देखा था डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई रिलेशन मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम कौन सा रिलेशन लेता है, FS लेगा। कुछ नहीं मेंशन है तो FS लेगा। स्पेसिफिकली मेंशन करना है तो हम रिलेशनशिप मेंशन करेंगे। तो हम या तो यहाँ से चेंज कर दें आके, दिस इज लॉन्ग कट। इसी को शॉर्ट में करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3SS। तो अब क्या होगा, 3SS करते ही आप ओपन करके देखोगे तो रिलेशनशिप टाइप जो है वो SS हो जाएगी। इसमें अगर लैग भी इंट्रोड्यूस करना है तो हम यहीं पे प्लस लगा के जो भी लैग देना है वो दे देते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट है, आप इस नॉमेनक्लेचर के थ्रू डायरेक्ट प्रीडिसेसर में ऐड कर सकते हो, या फिर अभी कंफर्टेबल नहीं हो, आइडिया नहीं है, आप डबल क्लिक करिए, टास्क इन्फॉर्मेशन आएगा, प्रीडिसेसर में जाइए, यहाँ 1 by 1 डाल लीजिए, टाइप दे दीजिए, लैग दे दीजिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं हम इस काम को, ठीक है। अब जैसे ही हम लिंकिंग करते जा रहे हैं, यू विल ऑब्जर्व जब तक लिंकिंग नहीं थी, अब हम यहाँ एक टास्क और बनाते हैं, C टास्क बनाते हैं, 5 डेज का टास्क लेते हैं, ठीक है। जब तक कोई टास्क लिंक नहीं है, ये एरो के साथ कनेक्टेड नहीं आता है। तो गैंट चार्ट में आइडेंटिफाई करना कि हमने कोई रिलेशनशिप या कोई एक्टिविटी मिस तो नहीं कर दी सीक्वेंस डालने से, तो वो आपको गैंट चार्ट में स्ट्रेट अवे यहाँ से पता चल जाएगा, इसमें कोई एरो नहीं है, यानी लिंक नहीं हो रखा है। इनिशियली जब आप लोगों ने प्लान बनाए थे तो आप लोगों ने कई बार क्या किया था, हमने WBS1 को WBS2 की एक्टिविटीज़ के साथ लिंक नहीं किया था, तो सारे लेवल्स के एक्टिविटीज़ आपके डे 1 स्टार्ट हो रहे थे। लेट्स से हम यहाँ पे 3 टास्क बनाते हैं, इन तीनों टास्क को इंडेंट कर देते हैं, तो ये C का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, अभी लिंकिंग नहीं है आपस में, तो सारे साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, सबको सेलेक्ट किया और मैं बोलती हूँ ये FS में लगा दो सारे। अब आप देखो ये जो पहला समरी था A, दूसरा समरी है C, ये दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं डे 1, और इनमें आपस में कोई लिंकिंग नहीं है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कहीं सीक्वेंसिंग मिस तो नहीं कर रहे। जो सर्विसेज, जो एक्टिविटीज़ आप साथ में स्टार्ट करा सकते हो, आप उनको लिंक करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लिंक करोगे भी तो आप SS में लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके बोल दूँ कि ये 6th एक्टिविटी जो 6th रो है B के साथ लिंक्ड है, तो आप देखोगे ये तीनों आपस में तो लिंक थे, अब ये मेरे प्रीवियस टास्क के साथ भी लिंक हो गए हैं। लिंक होते ही ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो फिनिश डेट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट,
तो हमने ये सारी चीज़ों की बात कर ली थी। उसके अलावा हमने क्या बात करी थी, हमने कैलेंडर बनाना सीखा था। कैलेंडर हमें कहाँ मिलता है, व्यू टैब में जाके आपके पास यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन आता है। हम कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप का हमारा कैलेंडर शो हो जाता है। ठीक है, अब कोई बताएगा कैलेंडर क्रिएट कहाँ से किया था, एनीवन जो काम कर रहा है? प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जाके क्या करना है, याद आया, चेंज वर्किंग टाइम। प्रोजेक्ट में जाके चेंज वर्किंग टाइम में जाके हमें करंट कैलेंडर दिखेगा। हम इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अपना नया कैलेंडर क्रिएट करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर नाउ स्टैंडर्ड जो भी डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है वो मौजूद है। नया क्रिएट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम आपको 3 डिफ़ॉल्ट दे रहा है। अगर हमें नया क्रिएट करना है तो विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू कैलेंडर। कैलेंडर को नाम देंगे, लेट्स से सितंबर। प्रोजेक्ट के लिए हम एक बनाते हैं। अब हमें कौन से कैलेंडर से कॉपी करना है। अब 2 तरीके के कैलेंडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट कैलेंडर और बेस कैलेंडर। बेसिकली बेस कैलेंडर क्या होता है, अगर हम कोई बेस कैलेंडर क्रिएट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रोजेक्ट कैलेंडर। अगर हम कोई स्टैंडर्ड कैलेंडर क्रिएट करते हैं तो उसका ये होगा, जैसे अभी हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट कैलेंडर क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम MSP खोलेंगे ब्लैंक के साथ में तो वो कैलेंडर हमें नहीं दिखाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अगर हम एक स्टैंडर्ड कैलेंडर को कॉपी करके बनाएंगे तो इट विल बी सेव्ड एज अ ग्लोबल कैलेंडर। तो आप जब भी MSP खोलोगे अपने सिस्टम पे वो कैलेंडर ऑप्शन दिखाएगा। तो एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यूजुअली बेस कैलेंडर बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि सिमिलर शिफ्ट टाइमिंग आपके दूसरे प्रोजेक्ट में भी है तो आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड कैलेंडर का कॉपी बना सकते हो। ठीक है, बनाने का तरीका दोनों का सेम ही रहेगा, सिर्फ एक्सेस का स्कोप चेंज होता है बेस कैलेंडर के केस में। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर हमारा कुछ हॉलीडेज है, कोई हाफ वर्किंग डे है, किसी भी तरीके का एक्सेप्शन है, वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। लेट्स से दिवाली का हॉलीडे अगर हमें देना हो तो हम दे देंगे दिवाली का हॉलीडे। यहाँ पे हम एक्सेप्शंस को फुल डे में भी दिखा सकते हैं। आप डबल क्लिक करोगे, कहीं हाफ डे मार्क करना है वो भी हम मार्क कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लेट्स से हम कहते हैं 10th ऑफ दिवाली किस दिन है, नवंबर में 1st। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा 1st ऑफ नवंबर हमारे लिए एक हॉलीडे रहने वाला है। हमने इसको डबल क्लिक किया, ये नॉन वर्किंग सेट है, तो जो भी हॉलीडेज या नॉन वर्क हॉलीडेज को हम बेसिकली नॉन वर्किंग से मार्क करेंगे। अब किसी दिन हाफ डे होने वाला है तो लेट्स से आई से दिस हाफ डे, हम कहते हैं 1st ऑफ नवंबर, नहीं हम इसको कोई दूसरा दिन लेते हैं, 10th कर दो। ठीक है, 10th ऑफ नवंबर। और हम कहते हैं ये टोटल नॉन वर्किंग नहीं है, बट यहाँ वर्किंग टाइम यूजुअल शिफ्ट से अलग है, तो हम कहते हैं सिर्फ सुबह 8 से 12 हम काम करने वाले हैं, तो नॉन वर्किंग नहीं मार्क करेंगे, वर्किंग टाइम भेजेंगे, लेकिन ये वर्किंग टाइम यूजुअल टाइम से अलग है। ठीक है, तो हम इसको ओके मार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शंस और हॉलीडेज को डिफाइन करते हैं कैलेंडर में। कैलेंडर के वर्किंग आवर्स डिफाइन करने के लिए हम जाते हैं वर्क वीक में। वर्क वीक में जाके हमारे पास एक तो डिफ़ॉल्ट सेट है कि हमें क्या डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन रखते हैं। यहाँ पे जाके हम अपने वर्किंग टाइम बनाते हैं और हम क्या कहेंगे, हम इसको सेट करेंगे टू स्पेसिफिक टाइम। हम चाहें तो जो भी प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट दिया था वो सेट कर सकते हैं या हम स्पेसिफिक वर्किंग टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना वर्किंग विंडो देते हैं। बेसिकली 8 से 12 काम हुआ, 12 से एक लंच ब्रेक दिया, नेक्स्ट वर्किंग शेड्यूल जो है 1 से 5 बजे स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने ये क्रिएट कर दिया। वंस इट इज़ डन, आप डिटेल में जाके दोबारा से इसका सेटअप देख सकते हो कि वेदर आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं। ठीक है, ऑलराइट, ओके कर देंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट में नया कैलेंडर हमें शो करना चाहिए। ठीक है,
ऑलराइट, तो हमने कैलेंडर क्रिएट करना सीखा था। उसके बाद हमने बात करी थी कि हमारा जो भी टास्क होने वाले हैं इसमें अगर हमें कैलेंडर देखना हो या कैलेंडर सेट करना हो कि हमारा प्रोजेक्ट कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ कॉलम्स में आके आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन दिखेगा। प्रोजेक्ट कैलेंडर, ऑलराइट, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्रोजेक्ट पर डबल क्लिक करके कैलेंडर को सेट कर सकते हैं। यप, ये रहा, ठीक है। प्रोजेक्ट लेवल पे हम कैलेंडर को यहाँ से सेट कर देंगे। तो अब आपका जो प्रोजेक्ट है इट इज़ गोइंग टू फॉलो दैट पर्टिकुलर कैलेंडर। अच्छा, हमने एक चीज़ की बात और करी थी, प्रोजेक्ट में टास्क लिस्ट करने से पहले ही आप कैलेंडर असाइन कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो हमें हो सकता है हमारे जो बाकी के टास्क हैं इनका जो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर हम पहले क्रिएट करने से पहले ही कैलेंडर टैग कर देंगे, अब इसके अंदर जो भी हम नया टास्क क्रिएट करेंगे वो अपने पेरेंट का कैलेंडर कॉपी करेगा। हाँ, सपोज इसमें क्वेश्चन है सितंबर का भी हमने डाल दिया, सपोज सितंबर के बाद अक्टूबर आता है तो अक्टूबर के टाइम से फिर वो भी मेंशन करना। अभी तो सितंबर हमने सिर्फ इस कैलेंडर को नाम दिया है, आपका ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सितंबर के लिए सेट है, कैलेंडर ऑल थ्रू आउट पूरे ईयर के लिए चलेगा। ये सिर्फ नाम दिया है मैंने, एक डमी नेम यूज किया है, ठीक है। एक्सेल में हम फिल डाउन यूज करते हैं फीचर। तो अगर आई वांट कि ये जो कैलेंडर है ये सारों में फिल हो जाए, तो आप जहां तक सेलेक्ट करना होता है हम सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके फिल डाउन कर सकते हैं। ओके, अभी फिल डाउन वर्क नहीं करा है। हाँ, कैलेंडर का ऑप्शन है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो फिर इसका मतलब है अगर फिल डाउन यहाँ पे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन टैब में हम कुछ भी एडिशनल डालते हैं सारा आता है, नॉट जस्ट कैलेंडर। हमने देखा था अगर हम यहाँ पे रिसोर्स भी ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे एक रिसोर्स का आइकन बन के आ रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन टैब मल्टीपल चीज़ों को दिखाता है, तो इसीलिए हमें इंश्योर ये पहले ही करना होगा कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कैलेंडर हम पहले ही क्रिएट करके असाइन करते हैं। अगर कैलेंडर पहले से असाइंड होगा तो वो हमारा रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, कैलेंडर की बात करी थी, रिलेशनशिप, रिसोर्सेज, ये चीज़ें हम कर चुके थे। रिसोर्स वी स्टिल नीड टू टॉक अबाउट, ओके ठीक है। इतना हमने कर लिया था लास्ट टाइम, लास्ट क्लास तक। इसके अलावा और कोई टॉपिक था जो हमने किया था? क्योंकि हमने लास्ट टास्क असाइनमेंट्स की बात करी थी, कैलेंडर क्रिएट करके कैलेंडर असाइन करने की बात करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बेसिक बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। अभी हमने टास्क बना लिए, कैलेंडर हम पहले बना के असाइन कर चुके थे, टास्क बनाए, रिलेशनशिप डिफाइन करी। तो बेसिकली हमने शेड्यूलिंग वाले पार्ट में काफ़ी हद तक वी आर इन गुड शेप। अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। तो किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? मेजरली हमारे 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। वर्किंग रिसोर्स होते हैं, हमारे आपका मटेरियल होता है, एंड देन कॉस्ट रिसोर्सेज होते हैं। 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, या आप इन जनरल लैंग्वेज इसको 3M भी बोलते हैं, जहाँ आपका मैन, मशीनरी एंड आपका मनी, ये 3 चीज़ों का हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स का टैब अवेलेबल है। जब आप रिसोर्स टैब पे आएंगे तो यू विल नोटिस
यहाँ हमारे पास रिसोर्स असाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, बट ये काम तब करेंगे हम, ये काम तब कर पाएंगे जब हमने रिसोर्स क्रिएट कर रखे होंगे। तो रिसोर्स क्रिएट करने के लिए व्यू में जाएंगे, हम रिसोर्स शीट पे आएंगे, ठीक है। अब रिसोर्स शीट में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन डालते हैं ये देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है रिसोर्स नेम, कौन बंदा है। लेट्स से हम एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं अमित, क्या टाइप है, तो हमें 3 टाइप ऑप्शंस में मिलते हैं एमएसपी में। पहला टाइप है वर्क, तो दिस इज बेसिकली हमारे वर्किंग रिसोर्सेज के लिए यूज होता है। वर्किंग रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आपका मैन पावर हो गया। मैन पावर क्या होगा, शिफ्ट के हिसाब से काम करेगा, और आपके जो इक्विपमेंट्स हो गए वो भी क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, वो भी क्या होंगे, आपके टाइमिंग के हिसाब से अवेलेबल होंगे आपके प्रोजेक्ट में। तो वो हमारे दोनों वर्किंग कैटेगरी में जाते हैं। तो हमारा जो टाइप हो जाता है वो हो जाता है वर्क। जैसे ही आप वर्क डिफाइन करोगे तो यू विल नोटिस जब वर्किंग टाइप है तो मटेरियल आप इनपुट नहीं कर पाओगे। मटेरियल इनपुट करना आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हम मैन पावर डिफाइन कर रहे हैं। अब हर एक बंदे को हम कुछ ना कुछ इनिशियल्स देते हैं ताकि सिस्टम में आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करेंगे, ग्रुप क्या होता है, क्यों करते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। कैपेसिटी, अगर हम एक बंदे अमित की बात कर रहे हैं तो यहाँ कैपेसिटी परसेंटेज में है, मतलब अमित आपका जो भी वर्क कैलेंडर होगा उसके हिसाब से कितना % अवेलेबल है, क्या वो हाफ डे अवेलेबल है या वो फुल डे अवेलेबल है, वो यहाँ से कंट्रोल होता है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 1 डे में एक बंदे की एक ही होगी, तो इसीलिए वो 100% होता है। अब अमित का आवरली चार्ज कितना है, आपको प्रोजेक्ट में उनसे काम कराने में कितना रुपया देना पड़ रहा है, लेट्स से $60 पर आवर का चार्ज लेते हैं हमें, तो वो हम उनके स्टैंडर्ड रेट में मेंशन करते हैं। अगर हम वर्किंग आवर्स के अलावा काम करते हैं हमें, तो ओवर टाइम कितना जाएगा, तो वो ओवर टाइम एक्सपेंस हम यहाँ मेंशन करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं वो $5 पर आवर का या $10 पर आवर का ओवर टाइम ले रहे हैं, तो ओवर टाइम आप यहाँ इनपुट करते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम सर्विस के लिए किसी बंदे को बुलाते हैं तो उनका कुछ बुलाने का चार्ज भी जाता है। तो जो जैसे कॉल अवे चार्ज होते हैं कि वो 1 टाइम विजिट का इतना चार्ज जाएगा ही जाएगा, वो जो काम करेंगे उसका अलग होगा, तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस आप कॉस्ट पर यूज में मेंशन करते हैं। तो आप देखोगे ये आवरली या वैसे चार्ज में नहीं होगा, ये 1 टाइम कॉस्ट होगा। तो हम कहते हैं जैसे $5 आपका ओवरहेड चार्ज है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ये हमारे पास आता है एक्यूरेटेड का। एक्यूरेटेड में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, स्टार्ट, प्रोरेटेड या एंड। ये बेसिकली ये है कि ये जो चार्जेस जाने वाले हैं ये आप प्रोजेक्ट या टास्क के स्टार्टिंग में पे करोगे, ओवर द एंटायर ड्यूरेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके पे करोगे, या फिर ये टास्क कंप्लीट होने के बाद आप पे करोगे। ये मोड हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में हम इसको प्रोरेटेड ही रखते हैं कि ओवर द एंटायर टास्क का जो ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी जितने दिन वो आएंगे उतने, जितने दिन काम करने वाले हैं उतने दिन की बिलिंग होगी उनकी। ये पैरामीटर हम यहाँ से सेट करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है बेस, दिस इज बेसिकली फॉर कैलेंडर। ये रिसोर्स कौन सा कैलेंडर फॉलो करने वाला है, तो लेट्स से आई एम सेइंग सितंबर कैलेंडर हम ये फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी के लिए हमारा वैसे इतना काफ़ी है, बट अगर आप रिसोर्स को डबल क्लिक करोगे तो रिसोर्स का इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जनरल टैब में, तो यहाँ हमने कुछ बेसिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फिल करी है, यही इसकी डिटेलिंग हमारे पास फर्दर अवेलेबल है। अब जैसे लेट्स से अमित का जो हायरिंग है, अमित हमारे पास फ्राइडे से अवेलेबल हैं और किस पर्टिकुलर दिन तक, लेट्स से हमने उनको हायर किया है 3 मंथ्स के लिए, तो वो हमारे पास सिर्फ नवंबर तक अवेलेबल है। तो हम रिसोर्स का अवेलेबिलिटी भी मेंशन कर सकते हैं, फुल डे अवेलेबल है या हाफ डे अवेलेबल है, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इनिशियल्स हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे अमित है तो अमित के लिए लेट्स से हमने ए दे दिया है, या हमारा ये पहला रिसोर्स है हम इसको R1 दे देते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले भर दी है। अमित हो गया, लेट्स से अब हम एक रिसोर्स और क्रिएट करते हैं,
लेट्स से हम दीपक नाम से क्रिएट करते हैं और हम इनको R2 बोलते हैं, ठीक है, टाइप, और हम कहते हैं ये भी वर्किंग है, ठीक है। कुछ एडिशनल नोट्स डालना हो तो हम यहाँ नोट सेगमेंट में डाल सकते हैं। कस्टम फील्ड्स पे हम बात करेंगे, कुछ एडिशनल फील्ड क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा दीपक है, दीपक का चार्ज जो है 500, ठीक है दीपक जी का चार्ज 500 है। ओवर टाइम कितना लेते हैं दीपक जी? लेट्स से हम कहते हैं $200 पर आवर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। और कॉस्ट टाइप हमने प्रोरेटेड रखा है, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हमने बात करी थी मैन पावर की, मैन पावर के टर्म्स में हम ये चीज़ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं और हम बोलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में क्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्रेन जो है वो क्या है? इक्विपमेंट है, मशीनरी है, तो मशीनरी भी हमारा वर्क टाइप में ही जाती है, ठीक है। अब कब से कब तक अवेलेबल है ये यूनिट्स हम दे सकते हैं। हमारे पास हाफ डे रहता है वो मशीन या फुल डे रहता है, आप वो यहाँ से मेंशन कर सकते हो। आप कॉस्ट पे आके कॉस्ट मेंशन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर मशीन हमें आवरली बेसिस पे कितना चार्ज कर रही है, मतलब हमें कितना रेंट पे करना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर मशीन का, वो हम यहाँ से आवरली चार्जेस का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओवर टाइम मशीन के केस में नहीं लगता, ज़्यादातर ओवर टाइम हम यूजुअली लेबर के केस में ज़्यादा देखते हैं, या अगर आपका वन टाइम कॉस्ट गया है इस पर्टिकुलर क्रेन के लिए तो आप वो पर यूसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक रिसोर्स और क्रिएट करते हैं एंड हम बोलते हैं ब्रिक्स लग रहे हैं हमारे काम के लिए। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मटेरियल है, ब्रिक्स टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा बट क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे इक्विपमेंट के अंदर अगर हम कोई ऐसा इक्विपमेंट मंगाते हैं कि वो फिक्स्ड होता है कि वन टाइम कॉस्ट इतनी है, तो उसका काम शुरू होगा पर आवर वो चार्ज करेगा 8 घंटे के बाद, तो उसको इसमें कैसे डालेंगे? जैसे कि हमने कोई क्रेन मंगाई, उसने बोला कि मैं 5000 रुपये लूंगा टिल 8 घंटा, 9 आवर से मुझे ओवर टाइम क्योंकि आप पर उसकी जो कॉस्ट होगी स्टैंडर्ड रेट वो क्या रहेगा? वो 0 रहेगा तब तक, क्योंकि वो वन टाइम का तो ले चुका है ऑलरेडी, उसमें तो वो पैसे ही ले रहा है वो। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि आवरली रेट लग रहे हैं लेकिन 8 आवर्स के बाद लग रहे हैं, उतना लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर पाएंगे आप बेसिकली, क्योंकि बजटिंग वो जो काम है ना वो आप स्पेसिफिकली बजटिंग टूल्स में करते हैं, वहाँ वो आपको ऑप्शंस देते हैं। ये सारे जितने आपके ERP टूल्स होते हैं ना जो आप बजट प्लानिंग के लिए करते हैं उनमें वो ऑप्शन देता है। तो क्योंकि MSP है या प्राइमावेरा है ये हम मेजरली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट को जो आप ओवरऑल वन टाइम कॉस्ट रख सकते हैं, इसमें हटा देंगे, मतलब खाली ओवर टाइम और वन टाइम कॉस्ट रख सकते हैं अगर स्टैंडर्ड ना डाले तो आप रख सकते हैं। बट द पॉइंट इज ये ओवर टाइम जो लेगा ये आपके कैलेंडर के हिसाब से लेगा, ये उसके स्टैंडर्ड के बाद ही लेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो या तो फिर आपको इसका कैलेंडर सेपरेट बना के वहां से मैनेज करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं आप। जब स्टैंडर्ड वाले को आवरली में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ना जैसे आप बोलोगे स्टैंडर्ड आवरली टाइम, तो ये स्टैंडर्ड जो भी आपका शिफ्ट स्टार्ट होगा ना, जैसे शिफ्ट सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि 8 बजे से आप पहले दिन का चार्ज नहीं लोगे, आप दूसरे दिन से चार्ज लोगे इसका, है ना, ये चीज़ है। अब ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मटेरियल है। मटेरियल के साथ क्या होता है, आपका आवरली चार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि मटेरियल उस पर डिपेंड नहीं करता। मटेरियल क्या करेगा, आपका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम मटेरियल का यूनिट देते हैं मटेरियल यूनिट में कि ये किस उसमें है। जैसे हम कहते हैं अगर आप पर ब्रिक के हिसाब से ले रहे हो, बैग के हिसाब से ले रहे हो या पैलेट के हिसाब से ले रहे हो, तो आप वहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, जैसे नंबर्स, ठीक है। अब आप यहाँ मेंशन करोगे कि आप, जैसे आपने बोला नंबर, अगर आप ले रहे हो 1 ब्रिक तो आप यहाँ दोगे 1 ब्रिक का कॉस्ट कितना है आपका, तो लेट मी से $6। अभी क्योंकि करेंसी डॉलर सेट है तो हम डॉलर्स ले रहे हैं, आप इसको रुपीज़ में भी इनिशियली सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा नंबर
स्टैंडर्ड लग रहा है। तो हम कह रहे हैं ब्रिक पर यूनिट हमें 6 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है। ऑलराइट, कोई एडिशनल कॉस्ट है तो आप मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। और अगर जैसे हाँ। डस्ट और सैंड है, वो अलग अलग सप्लायर से आया, अलग अलग सप्लायर का अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस होता है, तो जब आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं उस टाइम पे आपके पास वेंडर का लिस्ट होगा ना, आपको कौन सा वेंडर क्या चार्ज दे रहा है। नहीं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं प्राइस। ये तो आप एक एस्टिमेट लेके चलोगे ना प्लानिंग के टाइम पे कि हम, अच्छा देखिए 8 रुपए का भी ब्रिक होगा, 5 रुपए का भी होगा, 10 रुपए का भी होगा। आपकी प्लानिंग में जब आपको टेंडर अलोकेट हुआ है तब आपको एस्टिमेट आपको पता होगा ना कि आप 8 रुपए से ऊपर नहीं जाओगे, तो आप यहाँ 8 रुपए का एक एस्टिमेट लेके चलोगे। अब वो आपके वेंडर्स के साथ जो डील हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने लेट से एक वेंडर से ना लेके 2 वेंडर से लिया, एक से आपने 8 में लिया, एक से आपने 6 में लिया, तो ये बजट जो है फिर आप देखोगे आपका बजट 8 से ऊपर नहीं गया। इस तरीके से वो इंटरनली आप मैनेज कर सकते हो। या कुछ ऐसा है कि आप 2 टाइप के ब्रिक्स यूज कर रहे हो जिनका कॉस्टिंग अलग है, तो हाँ वो आप यहाँ पे रिसोर्स नेम में स्पेसिफाई कर दो कि ब्रिक 1, ब्रिक टाइप 2, ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो हम 3 तरीके के रिसोर्सेज मेजरली यूज करते हैं। अभी हमने 2 की बात करी, वर्क, मटेरियल। कई बार हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट भी इंक्लूड होती हैं तो वो हमारा कॉस्ट में जाता है। जैसे लेट्स से हमें कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ा या कोई टूल परचेज करना पड़ रहा है अपने प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली, या लेट्स से हम सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना पड़ रहा है, तो लाइसेंस जो होगा ना तो वो वर्क में जाएगा ना मटेरियल में जाएगा, वो हमारा एक कॉस्ट फीचर में जाएगा। जैसे ही हम इसको कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे हमारे पास हमें बेसिकली इसका 1 टाइम कॉस्ट देना होगा कि हमें ये जो कॉस्ट है ये कितना पैसा इसका लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी मिसलेनियस आइटम्स हैं अदर Yes. देन मटेरियल एंड मैन पावर वो हमारा कॉस्ट में जाएगा। यस वो हमारा कॉस्ट Could में be जाएगा। anything, software Yep. हुआ, पेमेंट तो होती है हमारी, बिजनेस हाँ परमिशन जी। हुआ, ये भी इसमें दिमाग में जाएगा। सामान आया था तो फिर उसकी पेमेंट होती है 500 रुपए। मतलब ये मिसलेनियस के उसमें जाएगा। यस वो मिसलेनियस कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं 3 तरीके के रिसोर्सेज। अब हमने रिसोर्स बना दिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन रिसोर्सेज को अपने व्यू में, हम वापस से गैंट चार्ट में आते हैं। अब हमने रिसोर्स बना दिए, अब जो हमारे टास्क बनाए थे हमें इन टास्क में लिंक भी तो करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, तभी तो हमें पता लगेगा कौन से टास्क में क्या रिसोर्स यूज कर रहे हैं हम। तो हम वो काम करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। पहला हमारे पास होता है, पहला तरीका है हम यहाँ से डिटेल्ड में जाएंगे। ठीक है, डिटेल्ड विंडो में जब जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम रिसोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कह रही हूँ ये जो मेरा पहला टास्क है, प्रोजेक्ट समरी में नहीं, A1 पे जाते हैं। A1 से हमारे टास्क स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने कहा जो A1 टास्क है इसमें आई एम गोइंग टू यूटिलाइज अमित। ठीक है, तो मैंने अमित को असाइन कर दिया। देखिए A1 में अमित असाइन हो चुका है। थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं A2 टास्क में आई एम गोइंग टू यूटिलाइज, हमें अमित की भी ज़रूरत है और हमें क्रेन की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने A2 में 2 चीज़ों को असाइन करा है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम कहते हैं A3 में हमें असाइन करना है दीपक को। नेक्स्ट हम कहते हैं B एक्टिविटी में जब हम आ रहे हैं, यहाँ हमें सॉफ्टवेयर पे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो हम यहाँ लाइसेंस खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला तरीका तो ये हो गया कि हम डिटेल्ड विंडो खोलें और डिटेल्ड विंडो के थ्रू 1 बाय 1 हम असाइनमेंट करते जाएं। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका इज दी शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, आप यहाँ पे जाइए, रिसोर्स, अगर आपको रिसोर्स नेम कॉलम दिख रहा है आप वहाँ पे जाके यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। लेट्स से हमें दीपक को यूज़ करना है इस टास्क में भी, आई कैन जस्ट चेक दीपक, ये सेलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका आप सीधे सीधे नाम लिख सकते हैं। अब क्योंकि अमित दीपक एग्जिस्ट करते थे, अब मैंने एक नाम दिया मोहित।
जब हमने रिसोर्स बनाया था तब हमने कोई मोहित रिसोर्स तो बनाया ही नहीं था। अब क्योंकि एडवांस टैब में मैंने बोला था ना, वो चेक मार्क एक दिखाया था स्पेशल, वो चेक मार्क हमने इनेबल रखा था, यानी कोई भी नया रिसोर्स या टास्क हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट करने देगा। अब हम रिसोर्सेज में वापस जाते हैं, हमारे रिसोर्स शीट में, सॉरी रिसोर्स शीट में जाएंगे तो आप देखिए एक ये मोहित हमने नहीं क्रिएट किया था, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आ गया है। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड रेट या ओवर टाइम वगैरह नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है तो सिस्टम ने कोई इसको प्राइसिंग नहीं दी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कहीं पे भी हम कोई टास्क क्रिएट करते हैं, उसमें कोई रिसोर्स असाइन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो रिसोर्स अगर यहाँ क्रिएट हो गया है, उसका स्टैंडर्ड प्राइस 0 है, तो हमें ओवरऑल बजट जो है वो इस पर्टिकुलर रिसोर्स का 0 ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ जाके इनका प्राइस मेंशन कर दें। ठीक है, प्राइस मेंशन कर देंगे, वापस से आएंगे अपने व्यू में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रिसोर्स हम असाइन करते हैं टास्क के साथ। 2 तरीके हैं, पहला तरीका था डिटेल्ड विंडो खोल के वहाँ से कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली रिसोर्स नेम में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ कॉस्ट के पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जस्ट टू सी जो हमने टैगिंग करी है उसका फ्लो कैसा है, क्या हमारे पैरामीटर्स हमें दिख रहे हैं या नहीं। आप देखो यहाँ पे जो हमने अगर ओवर टाइम किसी से करवाएंगे एज पर दी कैलेंडर, तो वो यहाँ पे हमें डिफरेंट पैरामीटर्स में मिलेगा। बजटेड कॉस्ट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हमें एक कॉस्ट लिख के आ रही है 1925, 100% यूटिलाइजेशन जब हम इस टास्क में कर रहे हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके आते हैं रिसोर्स शीट पे जाके। हम एक बार ये देखते हैं, हमने अमित का जो रेट रखा था वो रखा था 60, ओवर टाइम था 10, कॉस्ट यूसेज था $5 का। तो डिपेंडिंग अपॉन द केस कि हम अमित को कितने टाइम के लिए करने वाले हैं। जैसे लेट्स से अगर हम कहते हैं हमने जो हमारा स्टैंडर्ड कैलेंडर है वो कितने आवर्स का है, उसके हिसाब से हमारा पर डे का चार्ज आएगा। एंड हमारा जो टास्क है वो कितने दिन तक चलने वाला है, उसके बेसिस पे हमारा यहाँ पे कैलकुलेशंस होके आते हैं कि ये रिसोर्स हमें 4 दिन के लिए कितना कॉस्टिंग आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। जब रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि कई बार क्या होगा, अभी तो जैसे हमने हमारे यहाँ पे दोनों ही क्या थे, कोई एक्टिविटी ऐसी पैरेलल में नहीं थी जिसमें सेम रिसोर्स यूज़ हो रहा हो। अब अगर हम यहाँ पे इस एक्टिविटी को एसएस में ही लगा दें, सॉरी 3 के साथ लगा देते हैं, लेकिन एसएस में लगा देते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रेड हाईलाइट होके आ गया। दैट मीन्स ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने बोला था पहला टास्क जो था A1 में भी अमित है, दूसरे में भी अमित है, और ये दोनों टास्क ओवरलैप हो रहे हैं। यानी हमें यहाँ पे एक इशू क्रिएट हो चुका है जिसको हम कहते हैं रिसोर्स ओवर एलोकेशन। यानी हम सेम टाइम पे अमित को दोनों एक्टिविटी में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
उसके लिए अल्टरनेटिवली क्या होता है, या तो आपको अमित को ओवर टाइम कराना पड़ेगा, भाई पहली शिफ्ट को पहले टास्क में करें, दूसरी शिफ्ट को दूसरे टास्क में करें। दूसरा तरीका क्या होता है, या तो आधा दिन टास्क ए में दें, आधा दिन टास्क बी में दें, एक तरीका ये हो सकता है। तो ये जो रिसोर्स का प्रॉब्लम आया है, आपको सिस्टम यही हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे रिसोर्स का कुछ इशू पैदा हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इशू को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के इश्यूज को फिक्स करने के लिए रिसोर्स टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है लेवल रिसोर्स। ये क्या करता है, ये जितना भी ओवर एलोकेशन का इशू हमारे सिस्टम में आ रहा होगा उसको लेवल करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो ये पूछेगा कौन से रिसोर्स को आपको लेवल करना है, क्योंकि ओवर एलोकेशन अमित का हो रहा है तो हम अमित को ओवर एलोकेशन को हम फिक्स करेंगे। ठीक है, दो तरीके असाइनमेंट के देखे थे, तीसरा तरीका एक ये भी है, यहाँ पे हम सीधा टास्क में जाके यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं। तो यानी लेट्स से हमारा ये जो एक्टिविटी A3 है, आई वॉन्ट टू असाइन सम मोर पर्सन टू इट, तो हम कहेंगे एक्टिविटी A3 खोला। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वन गो में A3 में कौन कौन यूज करने होने वाला है वो यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्रिक्स और केन भी असाइन करना है, ब्रिक्स और केन भी हम यूज करने वाले हैं, तो इस तरीके से भी हम रिसोर्सेज को असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके होगा रिसोर्स असाइनमेंट के, डिटेल्ड विंडो के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं, तीसरा तरीका है रिसोर्स में जाके असाइन रिसोर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम अब लेवल करने की बात कर रहे थे कि हमारा जो टास्क था, ये टास्क, इसमें इशू आ रहा था रिसोर्स का। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे टास्क में जाते हैं। ये अभी ये तो हमने क्रिएट किया था तो हमें पता था अमित ओवर एलोकेटेड है, लेकिन सिस्टम हमें कैसे बताएगा, कुछ ओवर एलोकेशन को डिटेल में देखना हो कि किस विंडो में किस किस दिन ओवर एलोकेशन हो रहा है। तो हम टास्क में व्यू चेंज करेंगे और हम रिसोर्स यूसेज में जाएंगे। रिसोर्स यूसेज में बेसिकली हर एक रिसोर्स का आपको डेली का स्प्रेड मिल जाएगा कि इस दिन ये बंदा कितना काम कर रहा है। जैसे अमित की बात करते हैं, यहाँ पे आपको रिसोर्स वाइज डेटा मिल रहा है। अमित की बात करें तो अमित आपका 2 टास्क में यूज हो रहा है, A1 में और A2 में। ठीक है, ये और एक सेकंड एक्टिविटी भी बनी हुई है जिसमें अमित यूज हो रहे हैं। तो अब आप देखो अमित सैटरडे को 16 आवर्स काम कर रहे हैं, तो ये रेड से भी हाईलाइट हो गया, दैट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ है। बाकी आप देखोगे इन दोनों टास्क में 8 आवर्स कोई दिक्कत नहीं आ रही, इन 2 टास्क में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन आपको दिक्कत यहाँ इस पर्टिकुलर दिन में आ रही है। अच्छा ओके, टोटल ये जो ब्रेक दिखा रहा है कि कितना है, हाँ, कि इक्विवेलेंट कितना ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट रिसोर्स की अगर हम बात करें दीपक की, तो यू विल सी दीपक कहाँ पे किस किस दिन असाइंड है, किस किस दिन दीपक काम करने वाला है। तो यहाँ से हमें डिटेल में पता चल जाता है कि ये जो अमित है वो किस तरीके से ओवर एलोकेट किस विंडो में हो रहा है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रिसोर्स फॉर्म के डिटेल्स भी होते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टास्क है, कहाँ कहाँ ये अमित को हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हमें टैबुलर डेटा के फॉर्म में डिटेल्स दिखाएगा कि आप इस टास्क में कितने घंटे काम करा रहे हो, इस टास्क में टोटल काम कितने घंटे हो रहा है, इस टास्क में टोटल काम कितने घंटे हो रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रोफाइल्स का इस्तेमाल हम करते हैं ये पता करने के लिए कहीं ओवर एलोकेशन है या नहीं है। और जब ओवर एलोकेशन हो रहा होता है किसी भी एलिमेंट का, रिसोर्स में जाएंगे, लेवल रिसोर्स करेंगे। अब आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा किसके हिसाब से आपको करना है, तो लेट मी से अमित के हिसाब से। तो हमने कह दिया लेवलिंग कर दो, तो आपको यहाँ पे काम को स्प्लिट करके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हद तक लेवलिंग यहाँ पे दी गई है। अगर हम कहें प्रोजेक्ट 1 के लिए और तो कोई रिसोर्स हमारा ओवर एलोकेट था ही नहीं, है ना, तो यहाँ से हम ऑटोमेटिक लेवलिंग कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर लेट्स से अमित का स्किल लेवल ज़्यादा है, वो पैरेलली 2 जगह काम हम उनसे करवा सकते हैं,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम डे 1 इस टास्क में जाके जो अमित का कैपेसिटी होगा उसको 100 की जगह 50% कर देंगे। नेक्स्ट टास्क में भी कैपेसिटी को क्या कर देंगे, 50% कर देंगे। अगर 50% कैपेसिटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो प्राइसिंग डबल ले लेगा सिस्टम। तो इसीलिए अगर हम एक ही बंदे को सेम टाइम पे 2 काम, मॉनिटरिंग के काम हो जाते हैं, 2 जगह असाइन करना चाहते हैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं उसका एफिशिएंसी कितना परसेंट हमें अमित को टास्क 1 में यूटिलाइज करना है, कितना परसेंट हमें टास्क 2 में। रिसोर्स टास्क में अमित की क्या पोजीशन है उसमें, अगर हम शीट में देखें? अब देखिए ये है अमित, ठीक है। नहीं, एक चार्ट और था ना रिसोर्स का। ओके, आप वो व्यू में जाने को कह रहे हैं ना, रिसोर्स यूसेज में। जी, जी। अब आप देखो, जैसे ही हमने लेवल लगाया ऑटोमेटिक लेवलिंग हुई। से हटा दिया ना इसको, फिर इसने ये देखो ना, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को काम ही नहीं करेगा A2 में। लेवलिंग करने के लिए ये ऑटोमेटिक लेवलिंग लगाई है ना। अब देखो हमारा जो A1 और A2 टास्क है, इनका ड्यूरेशन अलग था, ये 2 टास्क का ड्यूरेशन अलग था। नहीं, पर अगर हम इसको 3 कर दिया, अगर उसको 4 घंटे करना चाहेंगे वो ज्यादा बेटर नहीं होगा? वो आपको यहाँ इस चार्ट में डिफाइन करना पड़ेगा स्पेसिफिकली आके। हाँ, अभी तो सिस्टम ने अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली करी है लेवलिंग। डे वाइज डिवाइड। हाँ जी। इसमें क्वेश्चन हो रहा है, जी। सपोज ये तो एक नेम हो गया खाली, जैसे हमारा एक सेम कॉन्ट्रैक्टर है, पीओपी कॉन्ट्रैक्टर या पेंटर, वो 4 अलग-अलग लोकेशन पे काम कर रहा है, तो सेम प्रॉब्लम आएगी उनके साथ भी, तो सेम ही होगा उसमें भी ऐसे यस, divide करना है। आपको वो एक लोकेशन पे कितना घंटे अवेलेबल है आप वो देंगे, दूसरा लोकेशन पे कितना घंटे अवेलेबल है आप वो देंगे, इस तरीके से तो ब्रेक फिर करेंगे। मैनुअली हमें हाँ, वो सिस्टम में आपको बताना पड़ेगा। रिसोर्सेज में पूरी टीम को डाल सकते हैं या जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम से काम चल जाएगा? डिपेंड करता है। अगर जो बंदों का पेरोल आपके हाथ से कंट्रोल हो रहा है तो आपको उनकी तो पूरी डिटेल होगी आपके Basically पास। हमारे साथ क्या होता जी। है कि एक हमारे पास 8-10 वेंडर होते हैं, हम्म, और हर वेंडर के पास अलग अलग तरह की मैन पावर होती है। किसी के पास 4 बंदे होते हैं, किसी के पास 40 बंदे होते हैं। हम हर उसके वर्कर को नाम या वो नहीं करते, हम खाली उस कॉन्ट्रैक्टर को डिफाइन करते हैं अपने उसमें कि एक्स कॉन्ट्रैक्टर है, कारपेंटर है, अमित एक कारपेंटर है, उसके पास 40 बंदे हैं, तो हम अमित को ही उसी से बात करते हैं, बाकी बंदा उससे हमें मतलब नहीं होता। हाँ, पर हमें पता होता है कि उसकी इतनी मैन पावर काम करेगी, इतने दिन करेगी, इतना ओवर टाइम करवाएंगे, पर हम चाहते हैं कि हम खाली अमित को ही डिफाइन करें। तो आप सिर्फ अमित को करेंगे, लेकिन फिर उस केस में आप ये नहीं डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जब वेंडर के साथ काम हो रहा होता है वो कितना मैन पावर कर रहे हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप यहाँ सिस्टम में इंडिविजुअल पे नहीं जाते हैं। आप यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर डिफाइन करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे आप कर रहे हैं आप वो डिफाइन करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर का एक कैपेसिटी आप 100 करेंगे। अब उस 100 कैपेसिटी में वो 4 बंदे लगा रहा है या 5 बंदे लगा रहा है वो कंसर्न नहीं होता फिर। जिसमें 100 कैसे मेंशन करेंगे? जैसे अमित के 20 बंदे लगने हैं, उसको वो इस नहीं चार्ट में मेंशन कैसे? कर सकते फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 20 बंदे जैसे हमने रिसोर्स में बनाए थे ना वो बनाने पड़ेंगे आपको, इंडिविजुअल नहीं बनाने। 5% करके आप कर देगा। आप अमित के टुकड़े कर दो। दीपक के 50 बंदे, दीपक के 50 देखिए, हिस्से कर दो। रिसोर्स शीट 2 यहाँ पे अगर आप कह रहे नहीं, हैं मैक्स अमित, है 5% कर दो ना, फिर वो 5% सारी जगहों पे करें। नहीं फिर वो आपको ओवर एलोकेशन दिखाएगा अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो। मेरा जो कंसर्न रीजन है, एक तो ये तो हो गया, दूसरा सपोज प्लाई लगा रहा है, प्लाई का रेट हमारा अलग है, क्रेन का अलग है, हर चीज का अलग है, फर्नीचर इंस्टॉलेशन का अलग है, तो उसमें भी फिर वो रेट को वो सारे रेट्स आपको इंडिविजुअली अप्लाई का रेट, हाँ अलग करना पड़ेगा। हाँ जी। उनको भी जैसे अमित वर्मा में मतलब जैसे आज ही गेट पास के 500 रुपए मेरे को देने हाँ, पड़े, वो तो फिर पर वो ये- गेट पास का अलग बनेगा और फिर नहीं। डेली ट्रैकिंग का भी पर इसमें हम- गेट पास आपका कॉस्टिंग में चला जाएगा, पर या इसमें- फिर जैसे गेट पास में क्या होगा, मटेरियल भी अगर आप प्रोक्योर कर रहे हो तो मटेरियल का कॉस्ट भी हाँ। आप इंक्लूड करोगे, प्लस आप उसका कॉस्ट पर यूज में जैसे जो एडिशनल ओवरहेड है वो कॉस्ट के फॉर्म में आप इंट्रोड्यूस कर दोगे सिस्टम में। अब गेट पास का जो 1 टाइम पे है वो आप किस टास्क में करने वाले हो वो आप उस टास्क के साथ असाइन कर देते हो। नहीं, पर इसमें हम आपने काम को कैसे मेंशन करेंगे? जैसे कि मैं पैनलिंग करवानी है, हम्म तो ये तो इंडिविजुअल और मटेरियल की बात हो गई। हम्म जैसे मैंने पैनलिंग करवानी है तो उसको मैं रेट के हिसाब से या मैन पावर के हिसाब से कैसे डिफाइन करूंगा इसमें? जैसे मेरा काम है ये ब्रिक वर्क है, हमने ब्रिक तो मेंशन कर दिया, ब्रिक वर्क का मतलब हो गया ओवरऑल
ब्रिक्स में जो Bricks भी प्रोक्योरमेंट का मोटार खर्चा भी लग होगा। रहा है और मैन पावर भी लग रही है। हाँ जी, तो वो अलग किसी चीज में मेंशन होगा या इसी के थ्रू आप होगा? इसमें कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। अगर आप ब्रिक प्रोक्योर कर रहे हो तो वो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आपकी इसमें आ रही है कि आपका मटेरियल का आ मटेरियल गया। सारा आ गया अब इसके अंदर। आप मटेरियल पे काम कराने के लिए लेबर यूज कर रहे हाँ हो, वो जी। भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज जा रहा है। पर अगर हमने मैन पावर के साथ करा कोई इशू नहीं है। अमित ने करा, दीपक ने करा, अमित ने दीपक को ईंटें दी, दीपक ने लगा दी, मेटेरियल नीचे आ गया, काम खत्म। पर अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवा रहा हूँ तो आप यहाँ पे वो पर यूज में आप बता सकते हो ना कि जब भी आपका ब्रिक बनने का जो कॉस्ट है वो वन कॉस्ट होगी ना, आप बनने की बात नहीं हो रही, वॉल बनने की असेंबल करने की बात हो रही हाँ, है हाँ। एक तरह से। तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने दीपक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि पर क्यूबिक फीट में ये रेट दूंगा, हम्म, ठीक है। मैन पावर ये कितनी लगाएगा, चलो वो भी एस्टिमेट हो गया कि 10 मैन पावर से इतना काम तो करेगा। आप क्या कर सकते हो, एक रिसोर्स क्रिएट कर लो यहाँ पे, क्योंकि Okay. आप पर क्यूबिक फीट के हिसाब से करोगे, वो वन टाइम कॉस्ट नहीं होगी। वन टाइम कॉस्ट होती है तो आप यहाँ कॉस्ट पर हाँ जी, यूसेज में हाँ डाल जी, सकते बिल्कुल थे। सही बात है। अभी वो एक एग्जांपल ले लो, मैं ब्रिक बार की मान लो। आप यहाँ पे ब्रिक वर्क इंक्लूड कर लो, हाँ जी, ठीक है। एंड क्योंकि ये कॉस्टिंग आपकी इंक्लूडिंग मटेरियल दे रहे हैं उसको, सब कुछ है इसके अंदर, लेबर तो मटेरियल और मैन पावर ए और बी वाला दोनों ही आ रहे हैं एक तरह से उसके। अब आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो साथ भी पर करते क्यूबिक फीट, और आप एक साथ करना चाहोगे तो आप यहाँ पे पर क्यूबिक फीट का इंट्रोड्यूस करो। आप ये ब्रिक मत करो, आप क्या करोगे, आपका जो पर क्यूबिक फीट है इंक्लूडिंग दी मटेरियल जो कॉस्ट है आप वो यहाँ पे वो मेंशन करोगे। ठीक है। और जब हम इसको असाइन करेंगे अपने टास्क के साथ, वहाँ हम मेंशन कर देंगे कि हमें ये कितना क्वांटिटी चाहिए, तो आपका ये वाला जो टास्क है, जो इशू है, ये हो जाएगा। क्योंकि कई बार वेंडर्स के साथ काम आप इसी तरीके से करवाते इसको हैं कि हम आप पूरा- उनको यूनिट के हिसाब से आप पे इस करते लाइन को हैं। पूरा फिल करिए किसी भी एग्जांपल के साथ तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। लेट्स मान लो से, कि पर क्यूबिक फीट का रेट हो गया 10 रुपए, चलो ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि ब्रिक वर्क जो है ये आपको पर क्यूबिक फीट $10 पड़ रहा है। $10 पड़ रहे हैं, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हो कि मैक्सिमम कितना है, बट अभी के लिए हम मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं डालते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हमने कहा 10 जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी तो ये तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्वांटिटी है ना, तो वो तो आ सकती है इसमें। एक मिनट रुकिएगा, सपोज करो वही क्वांटिटी ले लो कि ठीक है 20 क्यूबिक 20 मीटर क्यूबिक है, 20 क्यूबिक फीट है। लेट्स से हम यहाँ पे बोलते हैं हम बिल्कुल। ब्रिक वर्क ऐड करने वाले हैं, हाँ। ठीक है। 1 पर क्यूबिक फीट। अब यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए है क्वांटिटी। लेट्स से 20 मान लो, 20 मान लेते हैं। ठीक है। हमने वहाँ यूनिट- कॉस्ट दिया यूनिट था, ना, यूनिट में तो खाली कितने यूनिट काम होगा आप ये तो डालेंगे अच्छा, ना, क्योंकि ठीक है। अब आप मटेरियल पे, अब आप दिन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं ना, चलो ठीक है, ठीक मान है। लिया 20 सेफ्टी करना है हमें आगे। ठीक है। है ना। 1 सेकेंड, हम वापस से जाते हैं रिसोर्स शीट पे। राइट, हमने बोला पर क्यूबिक फीट और स्टैंडर्ड रेट जो है दैट इज $10 ले $10 लीजिए। $10, ठीक है। ठीक है, 1 क्यूबिक फीट का। हमने टास्क में वापस जाना है, ये रहा हमारा ब्रिक वर्क का। हमने 1 के हिसाब से कॉस्टिंग ली थी। अब हमने कहा हमें जो रिक्वायर्ड है वो 20 रिक्वायर्ड है, कॉस्ट आ गई इसकी। 2 क्वेश्चन रख दीजिए। एंड दिस वन वी आर कंसीडरिंग कि ब्रिक इंक्लूड कराते हैं। Including अगर all- आप अलग अलग करते हैं कि पहले प्रोक्योर अलग कराते हैं, बनाते अलग हैं, तो आप 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं ठीक है। उसको, ठीक है। तो इस तरीके से रिसोर्स आप इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में। जितना लेवल रिसोर्स आपके कंट्रोल में है आप उतना करेंगे। इट्स नॉट कॉस्ट कहाँ गई फिर वो? कॉस्ट, अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में जब हम कॉस्ट एनालिसिस की बात करेंगे ना, उसमें तो उसको कंसीडर reflect करेगा करेंगे। कि इसकी कॉस्ट वहाँ हाँ। जाके कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ, जैसे अब डिटेल्ड में तो आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन हम उसको यहाँ चार्ट में भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपका ये जो कॉस्ट पैरामीटर है ये कितना आ रहा है। अब आप इंडिविजुअली तो देख पा रहे हो कि दीपक आपको $4000 कॉस्ट कर रहे हैं, ब्रिक वर्क $200 कॉस्ट कर रहा है। मामा दिखा रहे थे दीपक ही महंगा है, बाकी सब सही है। चार्ज लगता है काम करवाना का ढंग से। जी सर।
ठीक है। तो कॉस्ट, क्योंकि जब हम कॉस्ट पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो हम कॉस्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कितना है, बजटेड कॉस्ट कितना था, हमारा प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना था। हम उन सारे टर्म्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करके एक साथ यहाँ दिखाए देंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो आप फिलहाल कॉस्ट के टर्म्स में यहाँ से देख लो। जैसे ही हमने यहाँ कॉस्ट पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, अब आपको हर एक टास्क में लमसम कितना बजट कंज्यूम होना है वो दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर टास्क आपका A1 को आपको लगभग 1925 कॉस्टिंग आनी है। A2 जो काम है ये 2405 कॉस्टिंग आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये बेसलाइन ड्यूरेशन का क्या मतलब है, जो कॉलम छूटा हुआ 0 डेज के हिसाब से? बेसलाइन अभी हमने बेसलाइन पढ़ा नहीं अच्छा। है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बेसलाइन बेसिकली जब आपका प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आते हैं। अभी हाँ। अमाउंट कैसे आया था, क्या आपने क्लिक किया था कॉस्ट में? कॉस्ट, हम ऐड न्यू कॉलम पे आप जाइए, कॉस्ट लिखिएगा, कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट में भी इन्होंने जो वो तो डाल दिया ना, पीछे डाल रखा है ना टास्क में, अच्छा। सबके रेट वगैरह। कैलकुलेशन कैसे हुई वो मैं समझ। अच्छा, कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन कैसा हुआ बेसिकली, देखिए हमने सबसे पहले रिसोर्सेज पे वापस आते हैं। रिसोर्स शीट पे हमने ये मेंशन करा था, जैसे अमित है 100% यानी एक दिन में $60 पर आवर का चार्ज है। अब जो भी कैलेंडर फॉलो हो रहा होता है, जैसे अगर हम कहें हमारा कैलेंडर 8 घंटे का है तो 8 घंटे के हिसाब से एक दिन में 8 × 60 बिलिंग रेट आ गया। अब हम टास्क पे आते हैं, अगर हमारा टास्क 2 दिन का है तो 2 दिन के हिसाब से 1 डे का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है। इस तरीके से आपके कॉस्टिंग इस तरीके से कैलकुलेट हो गई जी। जब इन्होंने भी एक बार ओपन कीजिए कॉस्ट को, कॉस्ट में कॉस्ट वो नया टैब खोलते साथ ही आ जाएगा उसमें। कौन सा कॉस्ट? कॉस्ट जो लिखा हुआ है ना, कॉस्ट की क्लिक किया उसके बाद ये रिसोर्स शीट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट रिसोर्स शीट था। अच्छा, एक मिनट रुकिए। रिसोर्स शीट की बात कर रहे हैं। नहीं, कॉस्ट जो लिखा हुआ है ना उसमें जो उसके ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये उनकी बात कर रहे हैं, डिटेल्स पे डिटेल्स की जाना है बात कर आपको, रहे हैं। रुकिए हम यहाँ पे इस पे आते हैं, डबल क्लिक नहीं किया हमने। इस पे भी नहीं। आप उसी कॉस्ट पे जाइए, छोड़ दीजिए सर, कॉस्ट कॉस्ट के लिखा ऊपर है, वहाँ क्लिक कीजिए ऊपर टॉप पे ना। हाँ, इसमें जो आपने राइट, हाँ यहाँ पे ये जो क्लिक किया था आप ये कह रहे थे, यहाँ, हाँ, ये तो ओवरऑल कॉस्ट दिखा रहा है कि चलिए, ठीक आपके है, प्लान में जितने कॉस्ट हैं। अगर आपको फिल्टर करके देखना है कि कोई टास्क आपको स्पेसिफिकली देखना है कि लेट्स से $4000 से ऊपर का कॉस्ट कौन कौन सा है, तो वो फिल्टरिंग का पार्ट है ये बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने रिसोर्स क्रिएट करना, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टास्क के साथ कैसे असाइन होना है, उसका कॉस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से सिस्टम पिक कर रहा है, ये चीज़ें देखी हैं। प्लस रिसोर्स के साथ जो लेवलिंग इशू आते हैं उनको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं सिस्टम में, ठीक है। ये चीज़ें हमने करी है। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली प्लानिंग का काम कंप्लीट कर चुके होंगे, हम बेसलाइन लॉक करना सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट अपडेट्स की तरफ कि अब हमारे प्रोजेक्ट का प्लान बन चुका है, अब अपडेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। लास्ट टाइम पे राहिल आपको जो फिल्टर में इशू आ रहा था वो फिक्स हो गया था आपका? नहीं, आप फिल्टर में बोल रहे थे ना वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है, ऑलराइट। वो तो हमने वो टाइटल में वहाँ से कर लिया था। वैसे मैंने अपने में जब आपका प्रोजेक्ट ओपन किया था ना तो मुझे ये यहाँ फिल्टर में भी ऑप्शन में POP टास्क नेम डालने पे दिख रहा था। आई एम नॉट श्योर आपके में क्यों नहीं दिखा, बट ये वाली चीज़ें हम ट्रैकिंग के साथ में कंसीडर करेंगे क्योंकि अभी प्लानिंग कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड करेंगे। कोई डाउट